चिराग लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद तो मेरी यही है और दुआ भी मेरी यही होती है कि जनाब आप लोग जहां कहीं भी हों ठीक ठाक हो, हमारा शो देख रहे हो। और मैं हूं आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ। जनाब आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, आज चांद रात है और चांद रात स्पेशल शो हम लोगों ने आप लोगों के लिए खास तौर पर सजाया है। बहुत सी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। एक अहम दिन भी आज रहने वाला है हम सब के लिए, क्योंकि एक अहम फरीज़ा है जो हमने कल के दिन सर अंजाम देना है और मजहबी लिहाज से भी और वैसे भी एक बहुत अहम दिन होगा कल कि हम लोग कुर्बानी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज ही से चांद रात से ही शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ टास्क होते हैं, हम एक दूसरे को अलॉट कर देते हैं कि तुमने ये चीज़ें करनी है, तुमने ये चीज़ें करनी है। बहुत से पकवानों की तैयारियाँ आज के दिन शुरू हो जाती हैं। ये भी शुरू हो जाता है जनाब हमने जो गोश्त है किस टाइम आना है, जो कसाई है उसने किस टाइम आना है, कुर्बानी किस टाइम होनी है, उसकी तकसीम किस टाइम होनी है। फिर जब रात को मेहमानों ने आना है जनाब, वो भी पूरा टाइम डिसाइड किया जाता है। मतलब चांद रात का जो दिन है ना, वो भी एक अहमियत का हामिल होता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही होती है, हम एक दूसरे को बता भी रहे होते हैं। लेकिन मैं एक जो चीज़ है वो इस हवाले से ये कहना चाहूँगी जनाब, जो कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, ईद उल अज़हा हम मनाएंगे, जिसे ईद कुर्बान कहा जाता है कि हम जानवर की तो कुर्बानी देते ही हैं अल्लाह की राह में, सुन्नत भी है। लेकिन अपनी अनाओं की, अपनी ईगोज़ की और जो अपने अंदर एक हसद हम लोगों ने पैदा कर ली होती है ना, बेजा, मैं तो बेजा कहूँगी, इस चीज़ को भी हमें कुर्बान करना चाहिए। ये कुर्बानी की ईद है, इसार की ईद है। हमें वो तमाम तर गिले शिकवे दूर करके उनको दिलों से निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। और ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जनाब जब सुबह आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना और जब एक दूसरे से गले मिलेंगे तो गले दिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई गिला नहीं होना चाहिए। साफ दिल के साथ एक दूसरे को गले से लगाइए और एक दूसरे से ईद मिलिए और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। जितनी ज़्यादा खुशियाँ आप मना सकते हैं उसे मनाइए और हम भी बहुत सारे खुशी मनाएंगे। आज के दिन चांद रात का ये स्पेशल शो है जिसमें बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। क्या खाना है हमने, क्या पीना है, किस तरह खाना बनाना है, कौन कौन से लवाजमात आजकल डिमांड में हैं और क्या क्या चीज़ें उनमें हम तड़का लगा सकते हैं, क्या चीज़ें हमें पहननी चाहिए, ट्रेंड में क्या है, मेहंदी किस तरह लगेगी, कपड़े किस तरह के पहनेंगे, मेकअप किस तरह के करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चांद रात की मुनासबत से जनाब आज के शो में होने वाली हैं डिस्कस। लेकिन अभी हम अपने पहले जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हमने बात करनी है सेहत के हवाले से, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है, ये जानवर की ईद है, गोश्त की ईद है। तो आपको पता है कि जब गोश्त हर जगह बट रहा होता है, घरों में भी हमारे गोश्त होता है, तो हर एक हफ्ते तक तो समझे कि जनाब हमारे घर में सिर्फ गोश्त ही पकना है। कोई भी डिश बननी है ना तो उसमें गोश्त का जो डलना है ना वो लाजमी करार दे दिया जाता है। और गोश्त खाने से वैसे भी कहा जाता है कि एतदाल में रहकर खाएं तो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते हैं, जब हम बैलेंस बरकरार नहीं रखते हैं तो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। और गोश्त की ज़्यादती से हमारे मैदे के बहुत सारे जो मसले हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ये 3 दिन जी भर कर गोश्त खाते हैं और उसके बाद फिर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, मैदे की जलन और भी बहुत से मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब किस तरह एहतियात करनी है, अगर हमने गोश्त खाना है तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं ज़्यादा गोश्त खाने से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उवैस मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा डॉक्टर उवैस, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ईद का दिन है और कल पहला दिन होगा, सबके घर कुर्बानी भी होगी और जो पहला नाश्ता भी होता है ना, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले हम लोग कलेजी का ही करते हैं और ये सो ऑन चलता रहना, पूरे हफ्ते हम लोगों ने गोश्त ही खाना है। गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाना हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अच्छा सवाल था ये, क्योंकि आम तौर पे रूटीन भी यही है और ख़ास तौर पे ये जो पेशेंट्स हैं हमारे, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, इनका भी सवाल यही होता है कि कुर्बानी पे हम किस तरह से खा सकते हैं। तो उन लोगों को बस हम यही रेकमेंड करते हैं कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है, ऑब्वियसली इसका जो हाइड्रेशन कंटेंट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सही, फैट कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये कुर्बानी करके फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द मीट दैट वी परचेज ना कुछ आउटलेट से, जहाँ पे वो प्रॉपर ड्राई फॉर्म में हमें मिलता है।
तो द फैट कंटेंट इन कुर्बानी का मीट ना इज समटाइम्स इज हाई एज 20-25%। ओके। और ये जो ऑर्गन मीट है खास तौर पे जो कलेजी है या जो पाए हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनमें जो फैट कंटेंट है वो और बढ़ जाता है। ओके। इट डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ की कुर्बानी की है ना। ऑब्वियसली जो बीफ है इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। बीफ जो है ऑब्वियसली लोग खाते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनकी बात अगर हम करें दैट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल टू देम। जहाँ ये बकरा और दुम्बा और इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें हम लोगों को अवॉइड करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और अब तो बहुत सारे लोगों का है, जिनको फैटी लिवर है या डायबिटिक पेशेंट्स है, इन सबको हम कहते हैं कि आप ऑर्गन मीट अवॉइड कर लें। ओके। ऑर्गन मीट के अलावा जो आपका बाकी गोश्त है उसका जो कंटेंट है फैट का, चूँकि वो थोड़ा सा कम होगा, अगर आप उसको फ्राइड फॉर्म में नहीं खाते या इमीडिएटली आप बारबेक्यू की तरफ नहीं जाते, या आप उसको एक ऐसी ग्रेवी में बना के पकाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, जो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, तो दैट इज़ स्टिल हेल्दी। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसको करते हैं और फिर सुबह के वक्त नाश्ता आपने बताया, दोपहर का खाना भी यही होता है, फिर रात को कोई बारबेक्यू होता है, हाँ। फिर व्हाट वी डू इज़ कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है पूरे दिन हमारे मैदे की रूटीन कि अल्टीमेटली सेकंड या थर्ड डे पे बस वो फिर लोग इमरजेंसीज में और आके लैंड करते हैं। Exactly, और हाँ। दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। ना सिर्फ ये, बल्कि इस सीज़न में चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ अ थ्रेट ना कॉन्गो वायरस की भी और फिर डेंगू की भी, तो ना सिर्फ इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना है, बीमार नहीं होना, बल्कि वो जो इंटेस्टाइनल वेस्ट है उसको भी प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है ताकि हम बाद में जो है किसी आउटब्रेक के शिकार ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर वैस, अगर खाना है जो डायबिटिक है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो कितनी उसका जो पोर्शन है वो कितना पोर्शन ले सकते हैं? क्या रोज खा सकते हैं या हफ्ते में एक दिन खा सकते हैं वो ये चीज़? देखिए, रिकमेंडेशंस डिफरेंट होंगी। लाइक द वेरी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन इज इन पेशेंट्स विद किडनी डिजीज। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दों का मसला भी है, दे कैन यूज अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर kg पर डे। अब इसका हिसाब लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों को कन्वेंशनली ये बता देते हैं कि ऑन एन एवरेज जो 70 kg का एक मेल है, वो आधा किलो गोश्त हफ्ते में खा सकता है। दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी मेक ना, ताकि उसमें कुछ ऊपर नीचे अगर हो भी जाए। अब इफ़ इट इज़ मटन तो जाहिर है उसकी मिकदार थोड़ी सी कम होना चाहिए। अगर वाइट मीट है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन दिस इज़ द रिकमेंडेशन फॉर पेशेंट्स। ये सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो ये है। खाने में कोई मसला नहीं है। अब हम अगर कुर्बानी की वो उसमें जाएं, रिवायत पे जाएं, और उसमें तो कुर्बानी का गोश्त आजकल की महंगाई में और उसमें शायद बहुत सारे लोगों को जिनको बांटा जाता है, इट्स दी ओनली सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड इट्स दी ओनली सोर्स ऑफ आयरन ना। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप 3 दिन इकट्ठे और 4 दिन इकट्ठे जब सुबह दोपहर शाम ये वाला खाना शुरू कर देते हैं। द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि आप उसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दें, ताकि जो उसका कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाए। और रफेज जो आपको प्रोवाइड करेगा वो आपकी सटाइटी की फीलिंग जो है उसको बेहतर करेगा। फिर आप उसको, हमेशा हम यही बात करते हैं कि उसमें जल्दी कोई नहीं होनी चाहिए। आपका खाना है, आप जब मर्जी उसको आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो जो बहुत जल्दी करते हैं ना, उसमें एक वो 20 मिनट्स का गैप होता है कि सिग्नल का यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना और आपको बताना कि अब पेट भर गया। लेकिन बहुत से लोग हैं डॉक्टर वैस चू भी नहीं करते ना, चू प्रॉपर्ली करके नहीं खाते, जाते हैं। तो वो जो 20 मिनट्स का एक गैप है वो तभी आएगा जब आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे। वरना तो उन 20 मिनट्स में हमने देखा है लोगों को जो बहुत ज्यादा खाते हैं, उन 20 मिनट्स में काफी कुछ एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। इट्स द टाइम दैट यू टेक। ड्रिंक्स जो हैं आपकी बड़ी सिलेक्टेड होनी चाहिए, कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मील से थोड़ा सा हटके होना चाहिए। आप खाने से पहले ले लें, और अगर खाना खाने के बाद लेना है तो 2 घंटे बाद लें। कुर्बानी में रूटीन बड़ी टफ होती है, तो हम अपनी जो रूटीन की एक्सरसाइज है उसको भूल जाते हैं। अब जहाँ हम बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड ले रहे हैं वहाँ पे एक्सरसाइज की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, पहले कुर्बानी, फिर बांटना, फिर ये सारा कुछ, फिर मेहमान बनना और फिर मेहमानों को रिसीव करना। हम वैसे ही कहते हैं ना कि हम भी अब मेहमान हैं, 3 दिन हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मज़ा करना है और कुर्बानी का गोश्त खाना है। लेकिन मुझे बताइए कि गोश्त तो बन रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बैगेज हम साथ लेकर चलते हैं, नान का इस्तेमाल हो रहा होता है और भी बहुत से लवाजमात हैं जो उसका, तो ये चीज़ें और ज़्यादा उसके साथ मिलकर कॉम्बिनेशन जो है वो ख़राब कर लेती हैं हमारी सेहत के लिए। देखिए, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन्स ना, तो ये विटामिन्स हमें उस वक्त नहीं मिलेंगे जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बना के खाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीमी और वो ऑयली ग्रेवीज जो है हम बना के खाएंगे। द बेस्ट वे टू कुक इट इज़ कि आप उसको बिल्कुल हल्की आग पे और जिस तरह वो स्टीम करके आप लेते हैं उसको, तो वो उसका जो फुल जो आपको
फ़ायदा हो सकता है गोश्त का, वो तो आपको तब हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जब त्यौहार है, जब जल्दी भी है, तो ये सारा कुछ होता नहीं है। तो वो फिर हम उसके साथ जो अब द बेस्ट एडवाइस है कि कार्ब्स आप लिमिट कर दें। जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके साथ कार्ब्स जो हैं वो आपने लिमिट करने हैं। अब एक नान में या जो खमीरी रोटी हम खाते हैं उसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, उसकी जगह सादा रोटी ले लें। या ब्राउन ब्रेड ऑब्वियसली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसके अंदर जो है वो चीज़ें ली जा सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कट करना है, फैट्स जो है वो लिमिट करने हैं। खास तौर पे ध्यान रखना है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वाला चक्कर है, जो आपको बीफ में और जो ये कैमल वाला मीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपने अवॉइड करना है। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप किस चीज़ में पका रहे हैं। ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाना ऑब्वियसली विल बी लॉट लाइटर एज कम्पेयर टू देसी घी में बना हुआ कोई ऐसी डिश जो कि सर्विंग के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके एडवांटेजेस बहुत कम। लेकिन डॉक्टर बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि अच्छा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है या और किसी की कोई बीमारी लाहक है तो आप वैसे ना गोश्त खाएं, आप बारबेक्यू करके गोश्त खा लें, वो निस्बतन बिल्कुल बेहतर होता है उससे। ऐसा है कि ये मिथ है एक? देखिए, बारबेक्यू अगर हम हफ्ते में एक आध दफ़ा खा रहे हैं और वो प्रॉपरली कुक करके खा रहे हैं, बारबेक्यू मीट जो है वो एज़ कम्पेयर टू द मीट दैट वी कुक, वो थोड़ा सा कम पका हुआ गोश्त होगा। तो अब वो वाला जो मीट है वो इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स, यू नो। अगर हम उसको प्रॉपरली उसको नहीं कर रहे हैं, और वो तो प्रॉब्लम्स इसलिए भी करेगा क्योंकि बारबेक्यू के साथ वो जो सॉसेस वगैरह हम यूज़ करते हैं वो तो एडेड स्पाइस उसके साथ ऐड कर देते हैं। सुबह आपने अच्छा खासा प्रोटीन इनटेक किया हो और रात को आप बारबेक्यू के लिए चले जाएं, तो दैट इज़ नॉट द आइडियल वे टू गो। बारबेक्यू वाला खाना जो है वो इज़ हेल्दी इन फ्रैक्शंस, जहाँ पे आप लिमिटेड इस्तेमाल करें और फिर आपकी जो डे की रूटीन है उसके अंदर आपने पहले ही प्रोटीन इतनी ज़्यादा ना ली हो, उसको डाइजेस्ट करना विद प्रोटीनेटेड लंच, एक डिनर को डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर व्हाट पीपल कन्वेंशनली डू इज़ कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, जो कि और सारा मसला ख़राब कर देता है। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस है स्टमक के, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी खाना खाने के फ़ौरन बाद ये उसको डाइल्यूट कर देता है। जब वो डाइल्यूट हो जाते हैं तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होती है। वही खाना जो कि शायद आप बड़ी जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं वो इधर बैठा रहता है, एंड देन इट लीड्स टू ब्लॉटिंग एंड डिस्टेंशन और गर्ड, और ये सारे पेशेंट्स जो हैं वो फिर इसकी वजह से सफ़र करते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि हमारा खाना या हमारा जो गोश्त वाली जो चीज़ हमने खाई, डिश खाई है, वो तब तक हजम नहीं होगी जब तक हम सोडा नहीं पियेंगे या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो उस चीज़ को, या एसिडिटी जो हमारी होती है वो इस वजह से होती है। देखिए, लोगों को जब हम समझाते हैं ना, उनको कहते हैं कि वो जो आप फील करते हैं ना थोड़ा सा, वो तो आप बॉटल को जब ओपन करते हैं तो उस वक्त वो खुद ब खुद ही हो रहा होता है। इट्स नथिंग लाइक कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक जाके आपको अंदर से रिलैक्स करती है। इनफैक्ट वो आपकी जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, यानी आपका जो खाने का हजम होना है, उसको डिले करने के बाद उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देती है। इट मेक्स इट मोर कम्प्लेक्स ना। आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है जो कि पहले ही ओवरबर्डन हुआ हुआ है क्योंकि आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, फैट इंटेक ज़्यादा है, फिर आप नान भी साथ खा रहे हैं, कार्ब्स की भी कोई कमी नहीं है, तो तीनों चीज़ें अबंडेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। पहले ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओवरलोडेड है, उसके ऊपर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो लेते हैं वो इसको और डिले कर देता है। अब वो जब डिले होता है तो ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, उस ज़्यादा एसिडिटी की वजह से जो है वो इरोजन्स और फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। खास तौर पे वो लोग जो सफ़र करते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, APD इज़ अ डिजीज़ ना, APD के साथ, और जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स और इस तरह के मसले हैं, जब वो इस तरह की रूटीन में चले जाते हैं तो 3rd डे और 4th डे पे आके फिर वो एक ऐसे प्रोसेस में चले जाते हैं जिसको रिकवर करने में फिर 6-7 दिन लग जाते हैं। नहीं तो फिर इस सारी बीमारियों से बचने के लिए खास तौर पर जो मैदे की बीमारियां हैं, स्टमक की बीमारियां हैं, एसिडिटी हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, क्या करना चाहिए फिर? किस तरह की हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? ईद से पहले भी और ईद के दिनों में भी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा मतलब जो ज़्यादा चेंज हो जाता है उसको नहीं होना चाहिए। जो बेसिक रूल्स हैं दे विल स्टे द सेम। आपने खाना लिमिटेड मिकदार में खाना है। जब ओवर ईटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। फिर आपने कोशिश करनी है ये फास्ट फूड और ये जो क्रीमी चीज़ें हैं, अब गोश्त के बाद बहुत सारे लोग आइसक्रीम और ये सारा कुछ यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन वो टाइम पे यूज़ करें, मतलब वो आपने रोज़ या उसकी रूटीन नहीं बना लें। तीसरा जो एक्सरसाइज है दैट इज़ ऑफ utmost इम्पोर्टेंस। जो आपने खाया है वो आपने हजम भी करना है। खाने और सोने के दरमियान जो वक्फा है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का। अब वो जो दोपहर को खाना जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो एक नेचुरल फीलिंग आती है जिसमें हम सुस्त हो जाते हैं, जिसमें लेटने का दिल करता है। फिर उठ के जब दोबारा खाना पड़ता है विदाउट मच एक्टिविटी, तो वो ऑब्वियसली इट डज़ मोर हार्म देन इट डज़ गुड। यानी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि बांटना और सारा कुछ करना, और फिर अपनी जो प्रोटीन और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना। इस रूटीन में आके इनफैक्ट हम ज़्यादा वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द गुड बेनिफिट्स ऑफ कुर्बानी जो कि हो सकते हैं।
तो मुझे बताइए फिर ये जो मैदे की बीमारियां हैं, ये सिर्फ हमारे खाने पीने से होती हैं या और भी किसी चीज़ की वजह से ये मैदे की बीमारियां हो सकती हैं, और ये कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती हैं? कुर्बानी के दिनों में तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि हाँ जो जी। लोग पहले ही मैदे के मरीज़ हैं, वो जो अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस पीपीआई और अल्सानिक सिरप और इस तरह की चीज़ें जो हैं, अच्छा। उनको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ओके। उनको पता है कि उन्होंने खाने में बदपरहेज़ी करनी है और उनको पता होता है कि हर दफ़ा जब वो बदपरहेज़ी करते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो दे शुड कंटिन्यू दीज मेडिसिन ना। ये आपके जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं, ये इनको स्ट्रॉन्ग करती है और आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। अब इस सीज़न में अगर हम देखें तो गैस्ट्रो इज़ ऑलरेडी, आपने देखा है बहुत सारे केसेस हैं, फिर आगे थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं मज़ीद कुछ डिजीज़ की। तो यहाँ पे आपका जो खाना है वो बड़ा प्रॉपर्ली सिलेक्टेड होना चाहिए। अच्छा। बीफ का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। जो गोट मीट है उसका इस्तेमाल किसी हद तक ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आप कार्ब्स को कट डाउन करें। एक सादा रोटी इज़ गुड इनफ। आई वुड एडवाइस कि वो स्टीक्स वगैरह जो बना के लेते हैं, अगर वो सादा भी खाना मतलब कभी पड़े तो वो दैट इज़ मोर एडवाइजेबल एज़ कम्पेयर टू आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसको मिक्स करके लें। तो चटनी का इस्तेमाल लोग करते हैं, वो जो पुदीने की चटनी और चीज़ें जो हैं, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, हाँ और जी। ये आपकी वो जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करने में मदद देगी। ओके। तो बाकी ये जो एंजाइटी और ये इस तरह के मसले हैं, अगर उसको भी हम इसमें ज़रा हल कर सकें तो मैदे की बीमारियों को जो है वो हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा। और आगे कुर्बानी के बाद उनसे हम बच भी सकते हैं। लेकिन पाए खाए जाते हैं, ब्रेन मसाला खाया जाता है, इस तरह के जो ऑर्गन मीट्स जैसे आपने भी बताया, तो इसका फिर पोर्शन कितना हमारा होना चाहिए? जो मीट होता है उससे कम होना चाहिए क्या इनका पोर्शन? देखिए, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कुर्बानी के दिनों में तो ये होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए बाद में कभी, और बाद में भी इस तरह से कि उन दिनों में जब आप प्रोटीन इंटेक ना ले रहे हों, क्योंकि फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वो पेशेंट्स जो कि हाइपरलिपिडेमिक हैं पहले, जिनको पहले ही कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उनके लिए तो इट कुड बी डेविस्टेटिंग ना। फिर वो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला ज़्यादा है, उनकी बॉडी एक्स एंड पेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं आफ्टर सच इनटेक। फिर वो जो एक एक्यूट अटैक आता है गाउट का, उसको मैनेज करते करते इतना टाइम लग जाता है कि वो सारी कुर्बानी के दिन तो शायद इसी में ज़ाया हो जाएंगे। एंड देन द मेडिसिन ऑब्वियसली दे नॉट फेयर इनफ। तो पोर्शन ऑब्वियसली इनका चूँकि फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से इट शुड बी हाफ एज कम्पेयर टू द मीट दैट यू टेक। लेकिन कुर्बानी के दिनों में चूँकि प्रोटीन इंटेक पहले ही बहुत ज़्यादा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो ऑर्गन मीट है ये बाद के लिए रख लें। ये उस वक्त कंज्यूम करें जो कि जब मतलब आप लंच में आप प्रोटीन ना ले रहे हो, तो डिनर में या ईद गुजर जाए, हफ्ता 2 हफ्ता महीने बाद चले, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस मौसम के लिहाज से है एटलीस्ट इस्तेमाल कर लें कि चले थोड़ा सा जो है ना वो टाइम स्पेंड हो जाए और रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए, तब जाके आप खा लें। जरूरी नहीं है कि ये पूरा हफ्ता ही आपने ऑर्गन मीट भी खाना है और वैसे भी मीट खाना। और स्टोरेज के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बड़ा ह्यूमिड मौसम है, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत का भी ज़्यादा मसला है। चांसेस हैं कि आप जो ज़्यादा स्टोर करेंगे वो ज़्यादा ख़राब होगा। ओके। जो ज़्यादा आप जो ये फ्रीजर्स में स्टोर करते हैं उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप इनको एक थॉड मीट को जब आप निकालते हैं दोबारा कुक करने के लिए, तो वो फिर उसकी क्वालिटी वो नहीं होती जो कि असल क्वालिटी इसकी है। तो इसलिए इस सीज़न में तो कम से कम लोगों को चाहिए कि जितना भी आप कुर्बानी करें उसका ज़्यादा हिस्सा बांट दिया करें, ज़्यादा हिस्सा लोगों को दे दिया करें, क्योंकि व्हाटएवर यू आर गोइंग टू सेव फॉर योरसेल्फ वो आप बहुत ज़्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं कर सकेंगे। और अगर आप उसको कभी 10-15 दिन बाद, महीने बाद निकाल के खाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही अनहेल्दी किस्म का वो मीट होगा। अच्छा। जो कि हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ओके। टेम्परेचर्स की बात है, लोड शेडिंग आपने जिस तरह बताया, वो टू टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता फ्रीजर्स में। फिर जब वो बार बार जो है बर्फ और उसके साथ वो होता है, तो उसकी जो क्वालिटी है और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो खास तौर पे जो पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले ही कम है, जस्ट कंसिडर अ डायबिटिक पेशेंट, वो अगर वो वाला मीट खा रहा है तो इज लाइकली टू डेवलप डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी, और मैदे के मसले जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि उनको जी वो खाना खाने के बाद डायरिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड डायरिया विल बी डिफरेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स ना। एक आम पेशेंट का डायरिया मैनेज करना निस्बतन आसान है, एक डायबिटिक पेशेंट जो कि ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है उसके डायरिया को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये वाला जो मीट है इसमें कभी कभी सोडियम का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ये सोडियम जो है वो मिक्स होता है बाकी आपकी ऑयल के साथ और उसके साथ, तो बहुत सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में हाई ब्लड प्रेशर्स के साथ रिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए एक तो इसकी स्टोरेज और दूसरा इसकी जो कंजम्पशन है, खास तौर पे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, उनमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो मीट जो सॉल्ट का कंटेंट है वो आपका बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, वैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? जैसे आप बता रहे थे कि इसमें जो सोडियम का कंटेंट है ये ज़्यादा होता है। देखें, रिस्क फैक्टर्स की बात है ना, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड कुड बी एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर,
जो कि किडनीज पे इफेक्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अच्छा, तो दोनों चीज़ें डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला मीट ले रहे हैं। अब ओके, हमने उसके फैट कंटेंट के बारे में बात की। जी, अगर एक थिन लीन गोट मीट की अगर हम बात करते हैं तो उसके 100 ग्राम्स में जो फैट कंटेंट इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम्स ना। अगर वहीं पे बीफ की बात करें तो इट कैन राइज समटाइम्स अप टू 35 ग्राम्स, यानी अच्छा। ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ओके, तो जब फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इनका हाइपरलिपिडीमिया जो है वो डिस्टर्ब होगा। इनका कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा, आम फहम जुबान में जब इनका खून थोड़ा गाढ़ा होगा, जी जी, और फिर जब डिहाइड्रेशन का मौसम है तो उसमें जब हम ये वाला मीट कंज्यूम करेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली फिर इनका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। उसमें हमने ड्रिंक्स की भी बात की एंड वी स्पोकन अबाउट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जी जी, नाउ द आइडियल पार्ट जो हमने फ्लूइड की भी बात की कि जी हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि डाइजेशन को हेल्प कर सकती है, वो ग्रीन टी है। ग्रीन अच्छा, टी इस मौसम में समटाइम्स टेकन एज कंट्रोवर्शियल बहुत सारे लोगों से, लेकिन एक जो सिंपल फ्लूइड है जो आपकी डाइजेशन को एड कर सकता है, जो उसको स्पीड अप कर सकता है, वो आपकी ग्रीन टी है। यू कैन टेक सही। पेपरमिंट टी या कुछ ऐसा जो भी, लेकिन ग्रीन टी जो है वो इज़ द आइडियल फ्लूइड जो आप कंज्यूम करते हैं मीट के साथ, मीट को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए। फिर याद रखें जितना फैट कंटेंट ज़्यादा होगा उतना आपकी डाइजेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। कभी कभी हमारी जो पहला लंच होता है वो 3 बजे होता है और डिनर हम 7-8 बजे करने बैठ जाते हैं। तो जो स्पेसिंग होती है मतलब मीट के दरमियान, दो मीट इनटेक्स के दरमियान, इट शुड बी एटलीस्ट 7 आवर्स। सही, इस मौसम ठीक में है, जहाँ ठीक पे है। एम्प्टिंग थोड़ी सी डिलेड है, जहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी 7 आवर्स अपार्ट। ठीक है, जब हम इन दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कुछ भी, तो उसके साथ जो है ना वो मसला पड़ेगा। येस, इस गोश्त में सोडियम का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मीट दैट वी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड ना। तो ओके, सोडियम इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। ये हमारी वेसल्स की जो स्टिफनेस है उसको बढ़ाता है। सही, जब वेसल स्टिफ होंगे तो ब्लड प्रेशर को अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे, जो प्रेशर है ब्लड का उसको अकोमोडेट नहीं करेंगे उसकी स्टिफनेस की वजह से। इस वजह से ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इतदाल में खाना तो ठीक है, लेकिन इसकी ओवर ईटिंग जो है वो अक्सर ब्लड प्रेशर का मसला बनाती है। और जैसे ग्रीन टी की आपने बात की है, ग्रीन टी की जगह बहुत से लोग कहवे भी पीते हैं और लेमन ग्रास टी भी पीते हैं, ये भी पी सकते हैं क्या? ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको एड करेंगी, इनका वो जो मेटाबॉलिक वेट हाँ है जी। और फिर ये डाइजेशन में थोड़ा आपको हेल्प करती हैं। हर ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा कंटेंट्स वाली नहीं बनाते, उसको ज़रा सिंपल रखते हैं जी, जी। कुर्बानी के दिनों में, या आपके मीट की डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ना। तो जब ये कैटलाइज करेंगे सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, तो ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, कहवा है या जो लेमन ग्रास टी है, ये सारी की सारी जो हैं इसके लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी ये है। मतलब कुर्बानी के गोश्त के साथ तो लाजमी इस्तेमाल करना ठीक चाहिए। है। वो पुरानी अरेबिक ट्रेडिशन आपको याद है कि वो लोग जो हैं वो चाहे सख्त गर्मी के मौसम में रहते हैं लेकिन सर्विंग यही होती है। एग्जैक्टली, और वो उसकी कोई ना कोई वजह थी, और वो वजह यही है। अब हम लोगों ने उसको थोड़ा सा शायद शिफ्ट किया है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, और वहीं से हम फिर वो एक फैटी लिवर और मैदे के बहुत सारे मसाइल का शिकार हो गए। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल ना। और हेल्दियर अगर हमने लाइफस्टाइल की तरफ जाना है तो हमें पोर्शंस में खाना है। ओके, पोर्शंस डिवाइडेड इनटू 3 और 4 समटाइम्स, जो कि सही। कुर्बानी के दिन शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगले दिनों में शायद वो थोड़ा सा आसान होता जाएगा। द फ्रीक्वेंसी, द स्पेसिंग शुड बी एटलीस्ट 7 आवर्स। जो आपकी ड्रिंक्स है वो आपने बड़ा केयरफुली करना है। फाइबर आपने ज़रूर ऐड करना है इससे सारे मीट में। फाइबर आपको एक रफेज प्रोवाइड करता है, सेटाइटी की फीलिंग देता है। वो आपको थोड़ा सा जल्दी बता देगा कि आपका पेट भर गया और दिमाग तक एक सिग्नल जाएगा, उसके बाद खाने को दिल नहीं करेगा। फिर बहुत सारे लोग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग इस तरह के मसलों के शिकार होते हैं। जब आप वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके इस मीट को लेते हैं या फाइबर आप ज़्यादा कंटेंट उसका बढ़ा लेते हैं, तो उसके साथ फिर ये सारी चीज़ें बड़ा कम हो जाती हैं। तो फाइबर एसेंशली प्रोवाइड्स यू अ रफेज। वो जो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है ना स्टूल पास करने के बाद, खासतौर पे जो IBS के पेशेंट्स हैं उनका ये बड़ा मसला रहता है, तो वो आपकी मीट इनटेक के बाद वो उसको बहुत बेहतर करते हैं। बिल्कुल ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ के साथ वो हो सकता है, लेकिन खाली मीट या सिर्फ खाली नान और खमीरी रोटी के साथ खाएंगे तो आपके डाइजेशन में भी मसला होगा और मैदे की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ेंगी। हमारे साथ डॉक्टर वैस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद थे। डॉक्टर वैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और कितना खाना है और एतदाल में रहकर खाना है, पोर्शन वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ये कुर्बानी का गोश्त खाना। तो उस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
जागो लाहौर जनाब, चांद रात स्पेशल शो हम लोग मना रहे हैं और बहुत सारी डिस्कशन करनी है। जैसे पहले सेगमेंट में हमने बात की है कि ये गोश्त की ईद है और गोश्त खाया जाना है और गोश्त खाने से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, सेहत को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उस पर बात की है। लेकिन जनाब खाबे ना उड़ाए जाए या खाबे ना खाए जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी आपको पता है कि लाहौरियों की पहचान है खाबे और चटखोरे खाने खाए जाते हैं। और ये ईद भी ऐसी है कि हम लोगों ने बहुत सारी डिशेस घर में बनानी है, बहुत सी पहले ही रेसिपीज और चीज़ें तैयार कर ली जाती है कि जनाब ईद पे खास तौर पर हमने ये डिशेस घर में बनानी ही बनानी है और उसमें गोश्त डालना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। तो गोश्त से कौन कौन सी चीज़ें बननी है, बहुत सी प्रिपरेशन हम पहले से ही करके रख लेते हैं कि जब दावत होगी तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ पार्ट जो है चिकन जो किचन में हम लोगों ने अदा करना होता है, निभाना होता है, उसको पहले ही तैयार करके रख लिया जाता है। मैरिनेशन के लिए चीज़ें रख दी जाती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आधा भुना कहते हैं कि उनको रख लें और बाद में फिर उनके अंदर जो भी आपने चीज़ें मिक्स करनी है, चावल डालने है उसके अंदर डाल के उसको पका ले। तो किस तरह की चीजें बनानी चाहिए, उनको कितनी देर में बनाते हैं, कितनी देर उनको स्टोर करके रख सकते हैं, कौन कौन सी डिशेस हम आराम से घर में बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने जाननी है। हमारे साथ इस वक्त शेफ मुनीरा किरण मौजूद हैं और उनकी यहाँ पर होने की वजह से जनाब बहुत सारी डिशेस हैं जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो हम कल बनाएंगे, बल्कि ईद के तीनों दिन किसी भी दिन बना सकते हैं। तो मुनीरा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और बड़े खुशी के मौके की बात है कि आज एक बार फिर से व्यूअर्स को इंतज़ार होगा कि कौन सी रेसिपीज़ आ रही हैं। और ईद के जैसे कि मालूम है कि कुर्बानी का गोश्त की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिलीज़ में, तो वो मैं सारी डिस्कस आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करूँगी। क्या ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है कि बहुत सी प्रॉब्लम जो आ रही होती हैं कि हम लोगों ने पकाना कैसे, अगर इसमें से स्मेल आ रही है तो किस तरह उसको निकाल सकते हैं, कौन कौन सी नई रेसिपीज पर भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, कल जैसे कुर्बानी का गोश्त बनेगा और सबसे पहले जो घर में बनती है वो कलेजी बनती है। अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, किस तरह हमें बनानी चाहिए। बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं उसकी स्मेल की वजह से या उसकी चीज़ की वजह से, क्या कर सकते हैं उसके लिए हम? हाँ जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपको मालूम है कि सुन्नत इब्राहिमी में हम जब अपनी कुर्बानी करते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि बल्कि अमल भी इस पे करें कि आप अपने हिस्से का गोश्त रखें और बाकी आप इसको बांट दें, वाइंड अप कर दें। ठीक है, अब आते हैं कलेजी की तरफ। कलेजी के मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आम तौर पे नहीं बल्कि हर घर का ये मसला है। अच्छा, कलेजी बनाने का। कलेजी बनती नहीं है, वो बहुत सख्त हो जाती है। हाँ। और नंबर 2 चीज़ कि उसके कुर्बानी के गोश्त के अंदर बच्चों को खास तौर पे स्मेल बहुत आती है। बच्चे तो आजकल के बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल कहते नहीं खून है और में इसमें स्मेल आ रही है। तो आज आपको बड़े अच्छे टिप्स बताऊंगी। ठीक है। और सबसे पहले तो कलेजी का मैं बताती हूँ। कलेजी के लिए आपने कलेजी जैसे कि अगर 1 किलो है, आपने कलेजी ले ली, सही, आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप फ्रिज में रखना तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है। अब आपने लेनी है तकरीबन 1 प्याली दही लेंगे आप। अच्छा, उस 1 प्याली दही में आप डालेंगे तमाम जितने हमारे खुश्क मसाले होते हैं। नमक नहीं डालना। अच्छा, ठीक नमक है, बिल्कुल भी नहीं डालना। हम सबसे पहले नमक डालते हैं, क्योंकि अगर आप नमक डाल देंगे तो फिर वो ये रेसिपी जो बता रही है फिर आपके वो काम की नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मलाई गुलाब जामुन जैसी कलेजी आपके मुंह में जाए तो उसकी रेसिपी ये है, आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना। ठीक है। अब आपने उसमें सबसे पहले ऐड किया लेमन जूस दही के अंदर, फिर आपने सूखा धनिया, आपने सूखा जीरा, आपने इसको रोस्ट कर लेना है और इसको ब्लेंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, इन दोनों को। उसके बाद जो 5 इंग्रेडिएंट्स मेन होते हैं, हर किचन में मौजूद हैं, जिसमें उसमें कूटी हुई मिर्च होती है, सुरख मिर्च होती है, फिर उसमें हल्दी होती है, पिसा धनिया होता है। इसको आपने लेके पीस लिया और पीसे होते हैं आपने उसमें ऐड करके रख दिया। ठीक है। वो जो कलेजी आपने निकालनी है उसके ऊपर सब चीज़ों को उसको आपने मैरिनेट करके कलेजी को साइड पे रख दिया। ठीक हो गया। अब आपने लेना है प्याज, 1 प्याली प्याज लेंगे, उसमें आप फ्राई करेंगे। उसके बाद उसमें टमाटो प्यूरी, टमाटो की जो पेस्ट होती है वो होगी, अदरक और लहसुन होगा तकरीबन 2 चम्मच फ्रेशली लेने हैं। आपने वो नहीं लेने कि आप स्टोर से लाने, नहीं बना के नहीं, आपने खुद से बनानी, फाइन चॉप करके। उसकी जो खुशबू होगी ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वो उसमें ऐड करना है। फिर आपने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। उसके बाद जो आपने वो दही में मिक्स की होगी कलेजी, आपने वो उसमें डाली। फिर से बता रही हूँ, नमक ऐड नहीं किया, क्योंकि नमक ऐड करेंगे तो कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी। अच्छा, ये भी ये टिप है कि नमक की वजह से
कलेजी सख्त हो जाती है तो आपने कलेजी उसमें ऐड नहीं करनी है। ये तो हमने इनिशियली मसाले मैंने आपको बताया है जो कि हमें इसको भुनाई करनी है और उसमें ऐड करनी है। अभी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, इसमें गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है ना। ये सब चीजें आएंगी। गार्निश में लेमन के स्लाइस होंगे लेमन के, फिर आपकी जिंजर होगा, फिर आपकी जुलियन कटिंग में, फिर आपकी हरी मिर्ची होंगी, फिर धनिया होगा। लेकिन शेफ मुनीरा पूरी डिश में हम नमक नहीं ऐड ऑन नहीं, करेंगे? अब नहीं, पूरी डिश में नहीं डालेंगे तब जब बिल्कुल आप देखेंगे कि आपकी कलेजी भुन गई है। ओके, जब भुन जाएगी ना आप उसको निकालेंगे, आपको देखिएगा कि बहुत सॉफ्ट होगी कलेजी विदाउट सॉल्ट। विदाउट सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आपने जब उसको निकालेंगे तो उसके बाद आपने जितनी आपकी पोर्शन, जितना आपको सॉल्ट चाहिए आप उतना ऐड कर लें। और उसके बाद आपने उसकी गार्निश करनी है। मसाले वाली रखनी है तो मसाले वाली रख लिया, अगर बिल्कुल आपने उसको ड्राई रखनी है तो उसकी आंच उसकी थोड़ी तेज करके आप उसको मसाला खुश कर लें तो आपकी जबरदस्त आपकी जो भुनी हुई कलेजी खुशबूदार, जायकेदार, क्या बात है, और मलाई की तरह वो आपकी रेडी होगी। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी और आसान सी टिप्स। और ये सारे मसाले हमारे किचन में पड़े ही होंगे, मौजूद होते हैं। देखें, हर एक का इंग्रेडिएंट छुपा हुआ होता है। जैसे कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं, मतलब इतना आपने जाना भी होता है, आना भी होता है। तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि जैसे कि अदरक और लहसुन की पेस्ट है, आप उसको घर में बना के चॉप करके एयर टाइट जार में रख लें। हरी मिर्ची है, उसकी आप डंठल उतार के उसको टिश्यू में लपेट के वो एयर टाइट जार में रखें। आप पुदीना ले लें, आप पालक ले लें, आप धनिया ले लें, उनको उसकी डंठल काट के टिश्यू में लपेट के एयर टाइट जार में फ्रिज में रख दें। आपके 10 दिन कहीं नहीं खराब होते। ओके, हम उसको चीज़ों, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा लपेट के आप रख देंगे, ये नहीं कि आप इसको कर नहीं सकते हैं मध्या ला के रख देते हैं, तो ये बड़ा एक मसला होता है कि जब चीज़ों को आप ला के रख देते हैं और आप उसको सही तरह मैनेज नहीं कर पाते हैं और जब तो फिर इस्तेमाल करने की बारी आती है वो फिर मुरझागी होती है, बिल्कुल, वो फिर आपका थोड़ा सा हो जाता है खराब। अच्छा, एक रेसिपी मैं और शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ईद के मौके पे, बकर ईद के मौके के ऊपर हर घर में बारबेक्यू ज़रूर बनता है। और बारबेक्यू बनता है, टिक्का बोटी बनती है, कबाब बनते हैं। तो ये कबाब की रेसिपी आप इसको चाहे कबाब में यूज़ कर लें, चाहे टिक्का बोटी में यूज़ कर लें। अच्छा, तो मेरी कोशिश है कि मैं ये मेरी रेसिपी फिर एक दफ़ा फिर से मेरे व्यूअर्स ज़रूर इसको अप्लाई करें और इसको बना के देखें। ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये खाएंगे तो आपके प्रोग्राम में ज़रूर अच्छी फीडबैक देंगे। ज़रूर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपने करना है कि आपने बोटी ले ली, उसकी बीफ की बोटी ले ली या मटन की बोटी ले ली, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको चिकन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी, अपना इंटरेस्ट। आपने बीफ ले लिया। मोस्टली टिक्का बोटी बिहारी बोटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये टिक्का बोटी आपने करवा ली, उसकी बीफ की, ठीक है, आपने उसको स्लाइसेस करवा के रख दी है। उसके बाद आपने क्या लेना है, सबसे पहले जो आपके फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने लेना है दही का। आपने जो लेंगे ना, 1 किलो दही ले हैं, आपने उसको मुस्लिम क्लॉथ जो मलमल का कपड़ा होता है ना, उसमें दही को डाल के आप उसको 3-4 घंटे के लिए रख दें। अच्छा, उसका सारा पानी निकल जाएगा, फिर उसमें एक गोला सा निकलेगा, बिल्कुल मलाई जैसा रह जाएगा दही का। वो बेसिकली वो फ्लेवर है इस रेसिपी का, वो फ्लेवर है इस रेसिपी का, ठीक है। वो आपने निकाल के रख लेना, पानी उसका रिमूव हो गया, आप उसको रख लें। उसका जो कर्ड निकलेगा हिंग, उसको जो उसमें से जो निकालेंगे वो कर्ड उसको साइड पर रख लें। उस कर्ड में आपने डाला है तमाम मसाले, जिसमें छोटी इलायची डालेंगे पिसी हुई, उसमें हम अगेन वही मसाले, सूखा धनिया होगा, जीरा होगा, क्रश चिली होगी, इसमें सॉल्ट होगा, लाल मिर्ची होंगी, साथ में पिसा धनिया होगा, गरम मसाले की छोटी सी चुटकी होगी यानी कि आधी चम्मच। इन सबको दें मिक्स करके आप उसमें लगा के रख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा क्रश चिली और डाल दें या देगी मिर्च डाल दें, ठीक है, वो डाल के आप रख दें। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, आपने वो लेना है, लेमन जूस लेना है, और लेमन जूस और थोड़ा से कुटी हुई लाल हरी मिर्ची और साथ में कुटा अदरक लहसुन, वो आपने उसके ऊपर लगा के रख दें। तकरीबन ओवरनाइट रख दें तो बेहतर है, तो कल आपने करना है। अगर फिर भी आप इसको 2 से 2.5 घंटे दें, मस्त देने 2 से 2.5 घंटे, ताकि वो अच्छी तरह मैरिनेटेड। बेसिकली जो उसका फ्लेवर निकलेगा ना, जो मैंने आपको कर्ड बताया ना, जो आपने कर्ड निकालना है उस मुस्लिम क्लॉथ से निकाल कर पानी उसका रिमूव करके, बेसिकली फ्लेवर उसमें से उसका निकलना है और वो इतना मलाई बोटी की तरह बनेगी ना आपकी कि वो मेरा ख्याल है कि आपको तो पानी आ रहा है। क्या बात है, ये तो हम कल जब कुर्बानी होगी, कल तो नहीं बना सकते, ओवरनाइट रखेंगे तो ज्यादा उसका फ्लेवर जो है वो उसमें ईद के सेकंड डे तमाम आप डिशेस बनाते हैं, अपने घरों में इनवाइट करते हैं, बनाते हैं। टिक्का पार्टी होती है ये सेकंड डे या थर्ड डे ही बिल्कुल होता है, इस तरह ही होता है।
और बाकी अगर जैसे अपने कबाब बनाने तो एग्जैक्टली यही रेसिपी है, आप उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करें और कीमे को ब्लेंड करें और मेरा ख्याल है कि आपकी मजे की रेसिपीज चीजें आपकी वो रेडी हो। शेफ मुनीरा मुझे बताइए कि आज जैसे चांद रात है और बहुत सी खवातीन ये करती हैं कि पहले से ही थोड़ी सी चीजें ऐसी बना के रख लेती हैं कि आगे अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन दावत है बहुत बड़ी, पूरा खानदान हमारे घर आना है, तो उनका वक्त थोड़ा सा बच जाए, तो कौन कौन सी चीजें हम पहले से ही बना के रख सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब तक हम अपने मेन्यू और अपनी प्लानिंग नहीं पहले से करेंगे तो मेरे ख्याल कोई भी हम चाहे छोटी सी दावत हो चाहे बड़ी सी दावत हो, हम उसको नहीं फुल अच्छी तरीके से नहीं पूरा कर सकते। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, हरी मिर्ची हो गई और साथ में हरा धनिया हो गया, आप चटनी बना के रखें। ठीक है, आप इसमें पुदीना ले, हरा धनिया ले, साथ में लहसुन के 2-3 जवे डाल के चटनी बना के आप वो फ्रिज में रखें। ओके, आपकी एक तो चीज़ ये कंप्लीट होगी। इसके बाद टमाटर लें, टमाटरों को ब्लांच कर लें। जब जैसे टमाटर थोड़े से आप देखते हैं कि थोड़ी सी लो बजट में आ रहे हैं, आप टमाटरों को लें, उसको ब्लांच करें, जैसे कि उबलते पानी में आपने टमाटरों को डालना है, उसके छिलकों को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने उसकी प्यूरी बना के आपने वो फ्रीज कर दी। ओके, ठीक है, आपकी वो भी प्यूरी भी फ्रीज होगी। उसके बाद आपने प्याज लेना है, प्याज को आप ब्राउन करके फ्राई करके आप वो भी रखते हैं। अच्छा, ठीक है, अदरक लहसुन आपको मैंने बताया फ्रेशली चॉप। आपने क्या करना है, आप इसके छिलके रिमूव करके आप इसको टिश्यू में लपेट के फ्रिज में रख दें, क्योंकि मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी चीज़ इस्तेमाल करें तो आप उसको फाइन चॉप करके फ्रेश ऐड करें ताकि उसका अरोमा आए। अगर आप बाजार से रेडीमेड पेस्ट लाएंगे तो उसमें पानी ऐड होता है। ठीक है, दूसरा ये कि जब आप उसको कढ़ाते हैं तो उसमें खुशबू नहीं आती है। ठीक है, तो ताज़ा आप लहसुन लेंगी तो आप लहसुन लेके उसको आपने वो निकाला, आपने वो यूज कर लिया। अब ये चीजें हमारी इनिशियल है जो कि हमें यूज करनी है। हाँ। अब आ जाते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। हाँ, स्पाइसेस में आपको मालूम है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो 5 इंग्रेडिएंट्स तो हर घर में होते हैं, नहीं है, आप पहले उसको कंप्लीट करें। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने जैसे कि पुलाव बनाना है, पुलाव के लिए आपके पास साबुत मसाले होने चाहिए, आप उसको रखें डाल के। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के लिए आपने जावित्री पीस के रखे अपने पास, आपके वो होनी चाहिए। ठीक है, दही आप दही को ला के एज इट इज आप उसको बॉक्स में डाल के वो भी आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज कर लें अगर आपने हांडियों में डालना है। ठीक है, अगर आपने वैसे रायता वगैरह बनाना है तो फिर आप फ्रेश लेकर आए तो उसको वैसे यूज करें। उसके बाद आ जाते हैं, आपने कोई वेजिटेबल अगर बनानी है, आपने कोई सैलेड बनाना है तो वेजिटेबल्स में जैसे कैरेट हो गया, फिर उसके बाद बंद गोभी होगी, आप इनको जूलियन कटिंग में काट के सिरके में डिप करके आपने साथ मतलब फ्रिज में वो रखें ताकि जब आप उसको निकालें आप उसको एज ए सैलेड यूज कर सकते हैं। फिर सफ़ेद चने हैं, सफ़ेद चनों को आप ओवरनाइट आप रख दें, उसके बाद उसको ब्लांच बॉइल्ड करके पैकेट्स बना के आप वो रख लें। ईद में पालक गोश्त बहुत बनता है, आप पालक अभी से लें, पालक को ला के उसको फाइन चॉप करके ब्लांच करें, उसको ब्लांच करने के बाद आप उसको वो फ्रिज में रखें। आपकी देखिए 2-3 डिशेस तो फटाफट रेडी हो जाएंगी। जिसमें चने वाले चावल हो सकते हैं, फिर चना पुलाव हो सकता है, आप उसमें फिर पालक गोश्त हो सकता है, फिर आपने मटन कोरमा कुन्ना बनाना है। ये सारी आपकी स्पाइसेस और आपकी ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपके पास होनी चाहिए। देखिए अगर आप इसका थोड़ा सा ख्याल करेंगे ना अपने फ्रिज को साफ, आप फिर ये भी होता है कि जब आप लेते हैं कुर्बानी का मीट तो उसमें ये होता है कि आप कई लोगों के पास फ्रीज़र नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि इसको हम कैसे रखें। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको गोश्त को लें, उसको ला के आप पंखे के नीचे रख दें। ठीक है, उसके ऊपर गीला कपड़ा मलमल का वो ऊपर दे के आपका एटलीस्ट 1 दिन आराम से इजीली निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपने इसको 1-2 दिन निकालना है एटलीस्ट, तो फिर ये करें कि आप उसको ला के, उसमें फैट होता है, फैट वाला ले मीट पीस आपका जो होगा उसमें स्पाइसेस डाल के हल्का सा बॉइल करके आप रख लें। ठीक है, आप वो भी इजीली खा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं कि जिनके पास फ्रिज नहीं है वो इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी रहेगी बात स्टोर करने की, तो दूसरी चीज़ है कि आप जब जैसे कि आपने गोश्त दिया ईद वाले दिन, नेक्स्ट डे आपको दोबारा से चाहिए, लेट से अगर आपने फ्रीज कर दिए तो मैं उसका वो भी बताऊंगी कि आपने जो फ्रोजन मीट होता है उसको कैसे करना है। हाँ। उसका 5 मिनट आप इसको कैसे करना है, आपने गर्म पानी लेना है। ठीक है, गर्म पानी को बॉईल कर लिया, आपका जो मीट पड़ा हुआ है तकरीबन 2 से 3 किलो वो फुल फ्रीज्ड है, उसको आपने कैसे फ्रोजन करना है, उस पानी के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच टीस्पून के वो सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, फ्लेम उसकी बंद कर देनी है। अच्छा। और उसके बाद आपने वो मीट उसके अंदर रख देना है जो आपका फ्रोजन है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वो सारा उसका ब्लड ऊपर आ जाएगा, वो उसका मीट सारा खुल जाएगा। उसके बाद उसको आप अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद आप उसको पकाएं।
तो ये 2-4 टिप्स ऐसी हैं, अगर आपके पास हो तो मेरा ख्याल है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं। और हर घर में आपको पता है कि ईद के दिन मीठा भी बनता है, तो मीठे के लिए भी आपने जो चीज़ें रेडी करनी है, आप शीर खुरमा होता है वो बना के रख लें। वो नहीं बनाना कि दूध गर्मी है ख़राब हो जाता है, तो आप सवैयों का जर्दा बना लें, वो बना के रख लें। उसमें कुछ भी नहीं होगा, आप में सब जस्ट सवैयों को आप हल्का सा बॉइल करेंगे, देसी घी में उसका तुड़का लगाएंगे, साथ उसमें आप उसमें नट्स की सारी फिलिंग करेंगे। उसके बाद आप उसमें स्प्रिंकल करेंगे आपकी शुगर, जिसने जितनी खानी है वो आप साथ रख देंगे। तो अगर इसके साथ साथ आप, और ये सारी चीजें आज ही के दिन बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, खातीन का तो काम आज ही से शुरू हो जाना है ना। अच्छा, एक और चीज जो सबको प्रॉब्लम होती है इन सब खाने के बाद, क्योंकि खाबों का मौसम है, खाबे तो खाने ही है, भी तो खाबों की है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि जब खाने के बाद ना सबसे बड़ा सबको जो प्रॉब्लम होती है वो होता है स्टमक अपसेट, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं एक ड्रिंक बताऊंगी। अच्छा, मैं एक ड्रिंक भी बताऊंगी, जरूर। वो आप बेशक बना के अभी से रख ले, चाहे आप उसको एज ए वेलकम ड्रिंक पिलाए, चाहे आप अपने गेस्ट को खाने के साथ सर्व करें। तो वो जो ड्रिंक है वो आपने क्या करें, आपने पुदीना ले लेना, तकरीबन 6 से 7 गड्डी पुदीने की। वो लेके आपने उसके पत्ते पत्ते लदा करके वॉश कर लिए। उसमें 2 से 3 चम्मच आप धनिया ले लें, क्रश किया हुआ, ठीक है, उसको फुल फाइन चॉप किया हुआ, वो आपने लेना है। 1 चम्मच आपने सौंफ की लेनी है, ठीक है। और उसमें आप शुगर ऐड करना चाहे तो करें, लेकिन मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है काला नमक, पानी में डाल के आप इसको ब्लेंड करके रख दें फ्रिज के अंदर। अच्छा, जब आप घर में आमतौर पे ड्रिंक्स सर्व करते हैं तो आप कोशिश करें कि ड्रिंक्स आप पूरी ना उनको दें। आप इसमें तकरीबन सोडा वाटर, आप जैसे अगर आपने 1 ग्लास लिया 250 ml का लिए, तो आप उसमें तकरीबन 50 ml सोडा वाटर ऐड करें। मतलब हाफ कर लेना, हाफ वो डाले जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है, हाफ सोडा अंदर। जी बिल्कुल। और उसमें ढेर सारी जाएगी क्रश की हुई आपकी आइस जाएगी, तो एक स्लश सा बन जाएगा। तो वो जब आप पियेंगे ना, तो मिंट के साथ आपने जो भी खाया होगा तो वो आपके लिए डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होगा। और खास तौर पे आपको स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ईद पे बहुत हैवी आप खा लेते हैं, तो ये है कि जब इस ड्रिंक को आप पियेंगे तो ये आपकी ड्रिंक बॉडी हाशमेदार होगी। कुछ इसमें ऐड पाइनएप्पल भी कर लेते हैं, पाइनएप्पल का जूस भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप बच्चों को देना चाहें, बच्चे अगर नहीं शौक से पीते, तो आप इसमें पाइनएप्पल का ऐड, अगर सोडा नहीं कोई पीना चाहता तो वो पाइनएप्पल जूस। और जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो कहते हैं कि ये ड्रिंक हमने बिल्कुल भी नहीं पीनी है, इसमें तो सोडा है, तो आप उसमें खीरे 2-3 ऐड कर दे। खीरे का जो पानी होगा ना वो बहुत जबरदस्त होगा, वो भी उनके लिए बहुत हाजिर है। ये बड़ी जबरदस्त बने आपको, ये जबरदस्त सी ड्रिंक भी हमें बता के जा रही हैं शेफ मुनीरा जो है कि आप लोग के अगर मैदे का मसला हो जाता है, ये ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, खास तौर पर जब हम तो कॉन्स्टेंटली हम लोग जो 3 दिन खा रहे होते हैं ना गोश्त से बनी हुई डिशेस सारी, लेकिन कहा जाता है कि दही का इस्तेमाल साथ हमें कर लेना चाहिए। करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे 6 हर्ब्स ऐसी हैं, बीज ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको डेली लाइफ में रखें तो बड़ा इजी है। जैसे कि बादाम हो गए, देखिए बादाम आपको मालूम है कि कहा जाता है कि बादाम को 6 खा लो, 7 खा लो, लेकिन बादाम एक बेसिकली बीज है, ठीक है। लेकिन आप जब किसी भी बीज को पानी में डालते हैं तो उसकी वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसी तरह आपने 4 बादाम लिए, पानी भी भिगो दिए, का पानी सुबह पी लें। उसकी तरफ आ जाए जीरे की तरफ, जीरा भी एक बीज है, उसको आपने हाजमे के तौर पर पीना है, वेट लॉस के लिए पीना है। आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, आप उसको 1 चम्मच पानी में रात को भिगो दें, सुबह उसका वाटर पी लें। फिर अलसी हो गई, अलसी को भी एज इट इज ये अलसी, जीरा, फिर उसके बाद सौंफ, फिर ये बादाम, अखरोट, ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इसको रात के टाइम भिगो दें और सुबह उठ के पिए, तो ये जो एक्टिवेट इसकी होती है ना आपकी बॉडी के साथ, जो आपको साथ ये मतलब जो फ़ायदा देता है, उसको आप बहुत उसका बहुत ज़्यादा एक तो फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि ये आपने सारे नहीं पीने, जो एक खाना है जी कोई सा एक सिलेक्ट कर लें। जैसे अगर आपके हफ्ते के 7 दिन है ना, तो उन 7 दिनों में आप एक ही चीज आप यूज कर लें जो आपको सूट कर रही है। तो इसलिए इसको पानी में भिगो के पिया जाता है, उससे आपको एक तो बहुत फायदा होता है। दूसरा ये कि आपकी बॉडी के साथ इसकी जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो वो उसका फायदा और उसको जो आपको मिलेगा ना, उसका जो क्या कहते हैं, उसको जो फायदा आपको मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट, वो हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी चीज होगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शेफ मुनीरा किरण हमारे साथ मौजूद थी। मुनीरा बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर रहे और इतनी अच्छी टिप्स हमें आप देकर जा रही हैं। और कल मैं तो कहूंगी कि सारे जितने भी हमारे देखने वाले हैं ना, कल इन तमाम तरह डिशेस को ट्राई करने वाले और पहले से चीजें बना के रखने वाले, ताकि मजे मजे के डिशेस हम घर में खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर के मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जनाब आज चांद रात का दिन हम मना रहे हैं और कल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है, ईद उल अजहा, जो बड़ी ईद मनाई जाएगी। लेकिन ईद उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम लोगों ने करनी होती है। सफाई सुथराई के हवाले से बहुत सी काम सरअंजाम देने हुए होते हैं और इदारे ऑलरेडी आम दिनों में तो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन कभी इस तरह की इवेंट आ जाता है, कोई ओकेजन आ जाता है, कोई बड़ी गैदरिंग आ जाती है, तो उन इदारों के कंधों पर जनाब जिम्मेदारी और ज़्यादा पड़ जाती है। और शहर लाहौर की अगर सफाई की बात की जाए तो वैसे ही शहर लाहौर की सफाई के बारे में हर जगह बातें होती हैं। बहुत अगर अरसा पहले देखा जाए तो कुछ सफाई के हवाले से शहर लाहौर बातों में रहता था, तनकीद में रहता था, अच्छी तरीके से सफाई नहीं होती थी, जगह जगह कचरा के ढेर लगे हुए हमें नज़र आते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया और रविश भी बदलती कई इदारों की और काम अंजाम जो है ना देना शुरू हो गए हैं। और इतना बड़ा जब इवेंट आता है तो उसमें क्या प्लानिंग की जाती है। एक मुहिम भी चल रही थी हुकूमत की तरफ से, बल्कि LWMC की तरफ से, कि जनाब ईद से पहले जो है वो हम लोगों ने पूरे लाहौर को जीरो वेस्ट करना है। तो ये कैंपेन का जो हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया, लोगों ने कितना ताउन उनके साथ किया है, किस तरह प्लान आउट किया जाएगा, ईद के दिनों में किस तरह की सरगर्मियां होंगी, कौन कौन से शिफ्ट्स लगेंगी, कितनी मैन पावर चाहिए होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO हैं LWMC की राफिया हैदर साहिबा और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ, मैडम आपको भी वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले तो मैडम आप ही से बात करूँगी, आज चांद रात है और कैंपेन जो चलाई गई थी जीरो वेस्ट के हवाले से, उसका बताइएगा। जो हमने टारगेट आप लोगों ने रखा था वो अचीव कर लिया गया है क्या? जी, हमने ईद से पहले के लिए जीरो वेस्ट ऑपरेशंस 15 जून से स्टार्ट किए हुए थे और उसमें जो ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस थी उसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट ऑफ की थी और उसको हमने 100% कंप्लीशन इंश्योर कराई है ताकि चांद रात पे हमें मिनिमल इनपुट देना पड़े और कल से जो हमारी तैयारी है वो भरपूर तरीके से हम। ठीक है, मतलब वो ईद से पहले जो एक ऑलरेडी वो टारगेट चल रहा था और वो अचीव हो गया है, अब ईद की तैयारी शुरू की जाएगी आज से, सही है। तो इमरान आप मुझे बताइए, जो पहला जो टारगेट है, जिस तरह मैडम ने बताया कि वो अचीव कर लिया गया है, आपको नज़र आ रहा है मार्केटों में जाके या जाके फील्ड में? देखिए उदीबा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और संजीदा जो है इस वक्त ये है कि मौजूदा सूरत हाल में शहर लाहौर जो है उसकी सफाई का ये मामला हर साल रहता है। हाँ जी। और हर साल बड़ा इवेंट और बड़ी ईद आती है और इस पर बड़ी तैयारियां होती हैं और तमाम अफसरान जो हैं वो मिल जाते हैं क्योंकि इस इवेंट को गुजारना होता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपना एक प्लान तरतीब दिया और इसके हवाले से इससे पहले जो है वो तैयारी मुकम्मल की गई और एक पूरी बाकायदा मुहिम चलाई गई और इस मुहिम में शहर की सफाई वगैरह की गई और रोज़ाना जो है वो सफाई जो कूड़ा है उसको ठिकाने लगाया बिल्कुल ऐसे ही। मार्केटों की अगर बात की जाए तो जो आपने सवाल किया उसमें लिटरिंग जो है वो एक आम तरीके से ही है कि लोग जो हैं जो हाथ में पकड़ा होता है वो अगर ये सफाई रोज़ाना करते हैं तो उसके बाद हम मेरी तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है खुद से कि वो लेटरिंग ना करें। जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी सबकी जिम्मेदारी है कि वो लेटरिंग ना करें। हाँ। क्योंकि वो जैसे ही लेटरिंग करेंगे तो वहाँ पे सफाई वाला अमला तो नहीं आ जाएगा, 24 घंटे मौजूद रहेगा। हाँ। तो वो ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, मगर ये नहीं है कि कहीं पे कोई कूड़े के ढेर हमें मार्केटों में नजर आए, क्योंकि जब से इनके पास गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, मैन पावर बढ़ गई है, तब से फ़र्क नज़र आ गया है और अब आगे और आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है चेयरमैन ख्वाजा मेहसान, चूँकि वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है, वो खुद से इसको बड़ा ज़्यादा देखते हैं और हर वक्त वो सफाई के हवाले से ही बात करते रहते हैं। उनका मेन टारगेट भी ये होता है कि शहर की सफाई कैसे है और उनके पास जो इंतज़ामिया है वो पहले से काम कर रही है और उनको बखूबी तरीके से पिछली ईद भी उन्होंने गुजारी है। 57,000 टन जो है वो अलाइशें और कूड़ा डंप किया गया डंपिंग साइट पे रिकॉर्ड, और इस दफ़ा इनका टारगेट भी तकरीबन 60,000 टन है। तो 3 दिनों में फी डे अगर 20,000 भी लगाएं, 22,000 भी लगाएं लास्ट डे में और उसके बाद जीरो वेस्ट करना होता है एक दफ़ा दोबारा शहर लाहौर को, तो 3-4 दिन में जो है सेंट्री वर्कर्स को सलूट करने को दिल करता है कि जो ये काम कर रहे होते हैं। यानी कि 20 लाख जानवर आपके लाहौर शहर में ज़िबा होने जा रहा है और बड़ा छोटा जानवर ज़िबा होने जा रहा है और उसकी आप अलाइशें उठाते हैं और जो शॉपिंग बैग तकसीम करने हैं इन्होंने वो अगर फट भी जाएं तो उसको उठाना पड़ता है अपने हाथों से, चाहे उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, मगर मकसद ये कहने है कि ये बहुत मुश्किल काम है
और ये चैलेंज है, इम्तिहान होता है इन 3 से 4 दिनों में। हमें बड़ा आसान लग रहा होता है इमरान कि हम लोग निकलते हैं तो सुबह सवेरे ही लाइशें उठाई जाती हैं गलियों से और मोहल्ले साफ कर दिए जाते हैं, सड़कें साफ कर दी जाती हैं, और ये इन्हीं वर्कर्स की वजह से होती है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े उससे पहले ही वो अपनी ड्यूटीज दे रहे होते हैं। देखिए मुनीबा, आप सुबह ईद की नमाज होते साल ही कुर्बानी शुरू हो एग्जैक्टली हाँ, और असल जो प्रेशर आता है इन पे वो तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान शुरू हो जाता है, और ये तकरीबन रात को 7-8 बजे तक ये प्रेशर से बाहर नहीं आ सकते, और वो सारे लिंगर ऑन हो जाते हैं सब। आप जो तमाम जितने भी ये वर्कर्स हैं इसमें मॉनिटरिंग इदारे जो हैं वो प्रेशर इतना आ जाता है, लोगों का प्रेशर, लोगों के फ़ोन कॉल्स 1139 पे कॉल्स आ जाती हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है, और तमाम तरीके से एक ही चीज़ को ये उस वक्त इन्होंने काबू करना होता है कि लाइशें जो हैं वो सड़क पर नजर आए, क्योंकि ये सारा प्लान फिर धरे का धरा रह जाता है। अगर लाइश बाहर आ जाएगी उसकी पिक्चर आगे चली जाएगी और पिक्टोरियल एविडेंस बन जाता है। फिर वो जो कहते हैं ना कि सारे काम पे पानी फिर जाता है तो वो ये हो जाती है। तो मैं मुझे आप बताइए कि आम दिनों की निस्बत खासतौर पर छोटी ईद की निस्बत भी बड़ी ईद पे काम ज्यादा होता है, और जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर बर्डन भी ज्यादा होता है, अलाइशें उठानी होती है, ओवरऑल भी सफाई करनी होती है। तो क्या वैसे ही मैन पावर बढ़ा दी जाती है, उनकी तादाद बढ़ा दी जाती है क्या? जी, ये एक मोर और लेस हम अगर कहें 96 घंटे का ऑपरेशन होता है, जो कि ईद से एक दिन पहले हम स्टार्ट ऑफ करते हैं मॉर्निंग, फिर चांद रात, और फिर कंटिन्यूस 3 डेज एक्टिविटी होती है। तो इसमें हमारे कोई अराउंड 12,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं जिनको हम 3 शिफ्टों में ऑपरेट कराते हैं। इनकी मदद के लिए एडिशनल मशीनरी ज़रूर हायर की जाती है, मैन पावर उस तरह से ऐड ऑन नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट उनकी मोबिलिटी को हम कम करते हैं कि उनको डोर स्टेप पे, स्ट्रीट लेवल पे इनको पिकअप ट्रक्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर फिर ये डायरेक्टली ऑफुल कलेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये वाले ज़रूर एड ऑन्स हम करते हैं, और इसको हम इंश्योर करवाएंगे। लास्ट ईयर से हमने इस दफ़ा ज़्यादा अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रखी है। पिकअप्स जो है जो यूसी लेवल पे अवेलेबल होंगी वो कोई 3500 के करीब ओवर 3 डे पीरियड अवेलेबल होंगी। पहले दिन सबसे ज़्यादा होती हैं 1200 के करीब, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, इसी तरह मूवमेंट होती है। और साथ ही साथ कलेक्शन पॉइंट्स को हमने उस तरह से अब वेरीफाइड लोकेशंस पे रखा है कि वो करीबी लोकेशन पे हों ताकि मिनिमल डिस्टेंस कवरेज हो और ट्रिप्स ज़्यादा लग सके। तो जितनी भी ज़्यादा हमारा टारगेटेड है इस दफ़ा के 60,000 टन के करीब होगा, लास्ट टाइम जिस तरह 57,000 था, तो 60,000 की हमने अभी टारगेटिंग की हुई है, और हमारी कोशिश यही होगी कि उसको बिफोर टाइम हम मगरिब से पहले डेली बेसिस पे क्लियरेंस एक दफ़ा शहर को दे, और उसके बाद फिर वॉशिंग एक्टिविटी और स्वीपिंग वो स्टार्ट ऑफ। तो ये शिफ्ट्स में चलेगा, 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट्स में चलेगा? ये 3 शिफ्ट्स में होता है, 24 आवर्स की वर्किंग होती है। मेजर शिफ्ट हमारी फर्स्ट और सेकंड बन जाती हैं इसमें, और थर्ड शिफ्ट में ज़्यादातर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग हो रही होती है। तो लेकिन जो 2 शिफ्ट्स है वो हमारी फुली फंक्शनल होती हैं, कुछ लोगों को हमें एक्सटेंड भी कराना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि ये सुबह 5 AM से ऑनवर्ड स्टार्ट ऑफ होगा। इससे पहले ईद की नमाज से पहले इन लोगों ने मसाजिद और ईदगाहों की भी वॉशिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। फिर ऑब्वियसली 5, 6, 7 बजे के बाद से कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और जिस तरह इमरान ने कहा कि ये अराउंड को 11 ऑनवर्ड ज़्यादा हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उस वक्त तक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो 11 to 6 PM ये ज़्यादा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, और इसमें हम फिर इंश्योर करवाएंगे कि मगरिब से पहले मैक्सिमम क्लियरेंस डेली बेसिस पे 3 दिन में हो जाए। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये जैसे मैं बार बार, और इस सेगमेंट में आप भी यही चाह रहे हैं और हम भी यही चाह रहे हैं कि जनाब आप लोगों से ताउन चाहते हैं हम लोग, चाहे वो इंतज़ामिया हो चाहे हम हो। ये शो करने का, ये सेगमेंट करने का मकसद ही यही है कि आप लोग ताउन करें ताकि हमारा जो पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान, वो उसमें सारे चारों सूबे आ जाते हैं, एक एक गली आ जाती है पाकिस्तान की, उसको हमने खुद साफ रखना है। जैसे हमने अपने घर को साफ रखना है ना, पूरे ईद के 3 दिन कि चमकता रहे हमारा घर, कोई हमारे घर में मेहमान आए तो उसको खूबसूरत लगे, इसी तरह हमने अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने पूरे शहर को साफ रखना है। और ये जिम्मेदारी हमारे पे बनती है, हमारे थोड़े से जो कंधे हैं ना छोटे छोटे हमारे भी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। तो इमरान, पहले भी इसी तरह बनता है, मॉनिटरिंग सेल के हवाले से जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो कितना एक्टिव होता है इन दिनों में? देखें जी, एक गाड़ी की जो है वो मूवमेंट नोट हो रही है। इस दफ़ा तो इन्होंने एक और नई चीज़ देखी बताई है कि PITB के ज़रिए इन्होंने ना तमाम तर जो है वहीकल को नोट करना है, जो रेंट आउट वहीकल हैं उनको भी नोट करना है।
जियो जो इनके टैग है उसके साथ भी नोट करना है कि कितनी व्हीकल हमारी बाहर निकली हैं, गली मोहल्लों में जा रही हैं या एक ही जगह पे खड़ी हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात होते हैं 3500 व्हीकल ये किराए पे ले रहे हैं, तो उसको किस तरीके से इन्होंने लेकर चलना है ताकि लोगों को जो है रिस्पॉन्स जो है वो 3 से 4 मिनट जो है उसमें ही मिल जाए। और अभी इनका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा। कि रिस्पॉन्स टाइम जो है फ़र्ज़ करें 3500 व्हीकल है, तो ये वो व्हीकल है जिसने अलाइशें उठानी है और उनको आरजी कलेक्शन पॉइंट्स तक लेकर जाना है। तो वो व्हीकल का इसलिए टाइम सामने नहीं आ सकता कि एक गली से अगर एक व्हीकल भर गई है तो वो उसने जब जाना है तो उसके बाद आना है तो वो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने इतनी अच्छी खूबसूरत बात की है कि हमारे कंधे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल। देखिए, ये लोग अपना काम करेंगे और अगर ये नीचे से लेकर ऊपर वाला बंदा काम नहीं करेगा तो इनके ऊपर भी देखने वाले हैं। ऐसे है। इन्होंने करना ही करना। लोगों को चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए कि अपने बच्चों को भी घर बताएं कि जब हमने कुर्बानी ज़िबा कर ली है, घर का अगर हम अपना गराज साफ करते हैं तो पानी कम इस्तेमाल करें। सही। पानी कम इस्तेमाल करेंगे दूसरे मोहल्लेदार का फायदा होगा। उसके बाद जो बैग है जिसको तकसीम किया गया है 15 लाख बैग है और 15 लाख बैग जो है वो लाहौर की पॉपुलेशन और मकीनों के घरों को गिन कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तमाम तर जो पैकेट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, शॉपिंग बैग्स आप लोगों को मिल रहे हैं इंतजामिया की तरफ से, इसमें आप लोगों ने जितना भी गंद है, जितनी भी अलाइशें हैं, इसमें डालकर फिर ही आप अपने घर के बाहर इसको रखिए। मैं मैडम आपसे जानना चाहूंगी, हाउसिंग सोसाइटीज बहुत ज्यादा बनती जा रही हैं यहाँ पर, उनकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम होती है आपको ये उठाने में, या खासतौर पर ईद उल अजहा पर उनकी वजह से मुश्किलात आती हैं? जी, इसके लिए ऑलरेडी हमने प्लानिंग करके इनके साथ हमने इनको ऑलरेडी इंगेज कर लिया था। अच्छा। कुछ दिन पहले, और इनके जो सोर पॉइंट्स है वो भी आइडेंटिफाइड है। जो 15 लाख हमारे वेस्ट बैग्स जो हमने क्रिएट किए थे उसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन इनको भी प्रोवाइड किया गया है। ओके। ऑल्दो ये हमारे नेट में उस तरह से नहीं आते वर्किंग में, लेकिन फिर भी इनको ये फैसिलिटेट डेफिनेटली किया गया है क्योंकि बहरहाल इशूज क्रिएट होते हैं और इधर काफ़ी हद में तादाद में हो भी रही होती है कुर्बानी। तो ऑलरेडी 60,000 के करीब वेस्ट बैग्स हमने डेडिकेट किए थे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए जो इस्टेब्लिश्ड हैं। सही। और इनके रेप्स को ऑलरेडी इंगेज करके उनको हमने क्लोजेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स भी पिन पॉइंट किए हैं ताकि इनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वहीं पर आउट करें, और जहाँ ये नहीं कर पाते वहाँ पे हमने ऑलरेडी इनके साथ आइडेंटिफाई करके इनको हम वो सर्विसेज खुद प्रोवाइड करें। ठीक है। और इमरान आपसे जानना चाहूँगी, लैंडफिल साइज जो साइट्स हैं उनका मसला बड़ी देर से चलता आ रहा है, और जब भी हम यहाँ पे बैठते हैं ना LWMC के हवाले से तो इस पे ऊपर बात ज़रूर होती है। इजलास चल रहे हैं, और क्या इस पे भी थोड़ा आपको लगता है इजलास में बात हो रही है? फिर मैडम के पास चलेंगे ये सवाल लेकर। देखिए मुनीबा, सियासी माहौल चल रहा है इस वक्त। अच्छा। ज़िमनी इलेक्शन है, उसके बाद जो मौजूदा CM है इनका रीपोल है, ठीक है। 22 जुलाई के बाद जो है ये सारी बातें जो हैं वो ऑन इट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और जो लैंडफिल साइट है इसके लिए मुल्तान रोड पर आई थिंक कोई जगह वगैरह देखी हुई है इन्होंने। ठीक है। जो पुरानी लैंडफिल साइट है वो तो बिल्कुल, वो तो भर चुकी है, वो तबाह हो चुकी है। अच्छा। भर नहीं चुकी, तबाह हो चुकी है। यानी कि वहाँ पे जो बेड है उसका पानी जो है वो गदला हो चुका है। जो इर्द गिर्द के जो मकीन है ना, उनकी जो ज़मीनों की वैल्यूज़ थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई। अब मकसद ये है कि जहाँ पे भी लैंडफिल साइट बनाए, लेकिन लैंडफिल साइट कंपनी बनाई इसलिए गई थी। हाँ जी। साइंटिफिक मेथड होगा, जो मेम्ब्रेन के तहत ये लैंडफिल साइट बनाई जाएगी और इस कूड़े से फ़ायदा लिया जाएगा, बिजली पैदा की जाएगी। फिर जब ये 60 साल प्लानिंग की है, 60 साल प्लानिंग कि जब ये लैंडफिल साइट कम से कम 20 से 25 फुट ऊपर चली जाएगी तो ये इससे बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर खूबसूरत बाग बनाया जाएगा जिसमें लोग आकर, यानी कि नीचे कूड़ा है और उससे बिजली पैदा की जाएगी। और उसके साथ साथ ये पूरा उनका एक मेथड था। अच्छा। अगर आप वो दोबारा से देख लें ना, जो जिसके ऊपर ये बनाई गई MOU साइन हुए। जी जी। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर अभी भी लैंडफिल साइट अगर वैसे ही बनेगी तो लाहौर शहर जो है वो अभी 70 साल 75 साल गुजरे हैं, तो फिर उसके बाद यही बात दोबारा होती होगी। एक दफ़ा जो है पहले भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया था, बना ली गई थी, काम भी शुरू हो गया और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा था। 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, और 2017-18 के बाद वो बिल्कुल गायब, वो तमाम चीज़ें ख़त्म, हर चीज़ जो है वो रोक ली गई और इतना ज़्यादा इस नहज पे कंपनी आ गई कि ऐसे लगता था जैसे बंद होने लगी, ये चल ही नहीं पाएगी, सैलरीज तक के पैसे नहीं थे। दोबारा से कंपनी को जो सेक्रेटरी बल्दियात थे, नूरुल मीन मैंगल आजकल कमिश्नर रावलपिंडी हैं,
उन्होंने आकर कंपनी को उठाया, अपनी टीम बनाई, COLWMC राफिया हैदर को आगे उनको आगे किया और बाकायदा सपोर्ट किया कि बिल्कुल नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं और आपके पीछे हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुमान ने मार्च में आए और अभी तक वो अनथक मेहनत के साथ वायलेशन बाउंड्स, वो नो डाउट उनको लगता है काम करते हुए कि थकते नहीं क्योंकि फ्रेश ही रहते हैं। और ऐसे ही मैंगल साहब भी थे। अच्छा, हमें इसलिए ये चीज़, लाहौरियों को इसलिए ये चीज़ कर देती है, हम इसलिए ये चीज़ देख लेते हैं कि हमने जब भी कभी बात की है, उनसे कोई मौक़िफ़ वगैरह मांगा है, फौरी तौर पर उन्होंने उसकी बात की तायद किया, उसको फौरी तौर पर माना है, आगे काम करवाया और उन्होंने आगे से क्या कहा है कि हमारी आपने रहनुमाई करते रहे। और ये लाहौरियों की आवाज़ जो है हम उठाते हैं। अगर इस तरह के अफसरान आएँ तो हमें भी मज़ा आता है काम करने में। अच्छा, ये तो एक अलग बात है, मगर लैंडफिल साइट जो है उसको काबू करना, उसको बनाना, ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। हाँ। अगर जितना अच्छा ये इस वक्त काम कर देंगे, देखें आज COLWMC राफिया हैं, आगे कौन होता है कौन नहीं होता, मगर ऐसा प्लान कर दें कि जो भी कोई आए तो वो इस प्लान से बाहर ना जा सके। इस पे अमल दरामद एटलीस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मैडम बना ली जाती हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो अब जैसे इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उन पे बात होती है कि लैंडफिल साइट्स जो हैं अब ये तबाह हो चुकी हैं, नहीं बनानी चाहिए अब हमें। कि एक बहुत सीरियस कंसर्न है, जो एग्जिस्टिंग साइट है वो अपनी शेल्फ लाइफ एग्जॉस्ट कर चुकी है और उसको हम अभी पुश करा के ही 2-3 साल पे लेके गए। तो ये अब हमारे पास ये 2-3 साल का टाइम है कि जिसके अंदर हम एक नई जगह लेके उसको एक्वायर करें और इस पे कमिश्नर लाहौर की स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे जगह आइडेंटिफाई 2-3 हमने की हुई है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को अब लिएजॉन करके हम उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह कराएंगे और फिर एक्विजिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली उसका एक लीगल प्रोसीजर है जो वर्कआउट होना है और एरिया हम वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जिसका लीस्ट एनवायरमेंटल हैज़ार्ड। तो उसकी वजह से एक टाइमलाइन है जो कि फॉलो होनी है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू जिसके ऊपर ऑलरेडी फोकस्ड है और हमारी पूरी एफर्ट है कि एक नई जगह आइसोलेट हो जाए। चलिए जी, हमारे साथ CEO LWMC राफिया हैदर ईद मुबारक तो कहते जाएं। हाँ जी, ईद मुबारक भी कहेंगे, पहले शुक्रिया तो अदा करते। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया और आप दोनों को एडवांस में ही बहुत बहुत ईद मुबारक। बकरा ईद है, गोश्त भी दीजिएगा। ठीक है जी, गोश्त भी आ जाएगा। और जनाब शहर लाहौर की हमने बात की है कि क्या क्या प्लान्स होने वाले हैं सफाई ऑपरेशन के हवाले से, तो जनाब आप लोगों ने भी अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देनी। तो जनाब ईद की आमद है और आज ही का दिन है बस, और लेकिन आज भी बकर मंडियों की तरफ बहुत ज्यादा रश है, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। जानवर जहाँ पे बहुत ज्यादा महंगे हैं, एक तरफ उनकी कीमतें हाई हैं, लोग दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जानवरों का चारा है उसमें भी बताया जा रहा है कि 20 से 30% उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो क्या सूरत हाल है मार्केट में इस वक्त, हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा हमें, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह महंगाई, जिस तरह बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, इस तरह जो है वो चारे की कीमतें भी दोगुना डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जो है वो हरबंसपुरा टाल मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है किस्म का चारा मौजूद है, जैसे भी मक्की है, जंतर है और जो खुश्क चारा जहाँ जिसमें भूसा है और चोकर है, वो भी शहरी जो है उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसे शहरियों को मंडियों में जो है वो भारी कीमतों पर जानवर जो है वो ख़रीदने पड़ रहे हैं। वहाँ पर जो है टाल मंडियों में भी जो है वो चारा जो है उनकी कीमतें भी डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जो है वो चारे की कीमतें में कितना इजाफा हुआ है। जी बताइएगा कितना इजाफा हुआ है? आप तकरीबन 150 से 200 रुपये किलो का 2 मान का इजाफा हुआ है। जंत में कितने? वो भी 10 रुपये किलो का इजाफा हुआ है। अब क्या अपील करते हैं कि कितना इसकी कीमतें तो कम होनी चाहिए? इसकी कीमत जंतर की जो कीमत है वो 5 रुपये किलो होनी चाहिए, जो 20 रुपये किलो में बिक रहा है। अच्छा, और जो बाकी चारा है मकई? मकई भाव 500 रुपये मान बिक रही है, 550 रुपये बिक रही है। जो 300 रुपये थी पहले, 250 पौने 280 रुपये थी, वो 500 550 रुपये मान बिक रही है। और भूसा जिसको तूड़ी कहा जाता है, उसके तूड़ी वो भी 800 रुपये मान बिक रही है। जो पहले 600 650 थी, 660 थी, वो 800 रुपये मान बिक रही है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना था कि जैसे ही कुर्बानी के जानवर शहर में आए और थोड़ी सी डिमांड में इजाफा हुआ, जो टाल मंडी है वहाँ पर तमाम जो चारा जात हैं उनकी कीमतें डबल हो गई हैं। चाहे वो खुश्क चारा है, चाहे जो है वो सब्ज़ चारा है, इनकी जो कीमतें हैं वो डबल हो गई हैं। और अगरचे जो शहरी जो हैं वो इज्तिमाई कुर्बानियों पर जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि जानवरों की जो कीमतें हैं, ख़ासतौर पर बकरा और छतरा की जो कीमतें हैं वो बहुत हाई प्रेस है, हाई जो उनकी है
प्राइस है। इसके अलावा जो शहरी जो है ज़्यादातर इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो शहरियों को यहाँ पर भी जो टाल पर भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि जो यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ज़िला इंतजामिया है, यहाँ पर विजिट करे और जो चारा जात की कीमत है उसको कम किया जाए। जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। जनाब बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ब्यूटी के हवाले से, और क्योंकि ईद का समा है और ईद पे हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी होती है। ख़ातीन के हवाले से भी कहा जाता है कि जनाब जब तक पूरी तैयारी ना हो ना कोई भी इवेंट मुकम्मल ही नहीं हो पाता है। तो बड़ी ईद के हवाले से भी हम लोगों ने तैयारी करनी है, फेशियल्स करवाने होते हैं और मेहंदी लगवानी होती है, हमने नेल पेंट भी लगाना होता है, नेल्स के नए नए ट्रेंड्स जो हैं उस पर भी हमने बात करनी है। और ये सेगमेंट है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे कि जनाब ब्यूटी टिप्स भी हमें मिलेंगी, हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह के फेशियल्स कराने चाहिए। एक बात सुनने को बहुत मिलती है कि ईद से पहले ना फेशियल्स नहीं लेने चाहिए। कुछ लोग ये वजह बताते हैं कि क्योंकि ख़ातीन ने किचन में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर जाके पकवान बनते हैं, तो उसकी वजह से पोर्स खुल जाते हैं। तो ईद के पहले के बजाय ईद के बाद हमें फेशियल्स लेने चाहिए। इस पे भी बात करेंगे कि क्या आया ये सच है, इसमें कितनी सदाकत है। दूसरा ये हमने बात करनी है कि मार्केट में आजकल जो नेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि एक्रेलिक नेल्स लग रहे हैं, ज्वेलिश नेल्स लग रहे हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, उस पर बात करेंगे कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेहंदी, जनाब मेहंदी अगर ना लगी हो ईद पे तो ईद का मज़ा ही नहीं आता है। तो ईद पर मेहंदी के डिज़ाइन कौन कौन से हैं, डिमांड में क्या है, किस तरह की मेहंदी लगवाई जाती है, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ गेस्ट, तो जनाब मैं अपनी गेस्ट का तारुफ आप लोगों से कराती चलूं। ब्यूटी एक्सपर्ट रूबी इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें भी वेलकम कहेंगे। और नेल्स एक्सपर्ट या एक्रेलिक्स नेल एक्सपर्ट मैं कहूंगी ईशा ने भी हमें ज्वाइन किया है। ईशा आपको भी वेलकम कहती हूँ और रूबी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप ठीक है ईशा? और जनाब चांद रात की आज खुशियां हम मना रहे हैं और आपको पता है चांद रात पे ख़वातीन जहां पर वैसे घरेलू कामों में मसरूफ होती हैं, वहां पे ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल लिया जाए और अपने लिए भी थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स ले ली जाए। तो रूबी क्या कहेंगी, कल ईद है, ईद से पहले अगर हम लोगों ने कुछ करना है, सबसे पहले मैं मिथ के बारे में पूछूंगी। बहुत से लोग कहते हैं ईद से पहले फेशियल्स नहीं कराने चाहिए कि वो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, तो ईद के बाद कराएं। सबसे पहले आपको चांद रात मुबारक, हमारे सब देखने वालों को चांद रात सबको अल्लाह ताला खैर आफियत और खुशियों के साथ हमारे मुल्क पे खैर आफियत वाली ईद आए और खुशियों के साथ। सबसे पहले ये मिथ के जी स्किन का, हम लोग को सिर्फ चांद रात को ये चीज़ हमेशा चांद रात से अगर आपने बात की कि हमें कि जी ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, देखिए स्किन हमें हमेशा ये बात कहती हूँ कि स्किन आपकी कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है, जैसे स्वेटिंग होती है, आपकी सन ब्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल अच्छा करें। ऑब्वियसली सन हीट से बहुत ज्यादा स्किन के पोर्स वगैरह खुलते हैं, तो एक तो अपनी डेली रूटीन रखें, सही, ठीक है, स्किन की केयर करें। अच्छा। और स्पेशली फिर ये कहना कि चांद रात में ही, अब खवातीन अमूमन कहती हैं कि चांद रात वाले दिन ही, बहुत सी खवातीन है कि रात 2-2 3-3 बजे तक सैलून में फेशियल ले रही हैं। exactly. सुबह उनको भी पता है ऑब्वियसली कुकिंग करनी है ये वो, और कोई वो स्पेशली उन्होंने सन ब्लॉक वगैरह तो लगाना नहीं है। तो आई रिकमेंड कि आप ज्यादा स्किन की केयर करो बजाय उसी दिन के आप उसी दिन फेशियल लेना मैं नहीं समझती, वो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो जनाब ये गुफ्तगू ऐसी रहेगी, लेकिन मैं भी बताती चलूँ कि मेरे नेल्स तो लग चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो एक एसेंस होते हैं ना कि जो ईद होती है वो मेहंदी के बगैर अधूरी रहती है और हमारे हाथों पे मेहंदी लगनी चाहिए। तो मेहंदी के कौन कौन से डिजाइन है वो भी जानेंगे और नेल्स के बारे में भी जानेंगे ईशा से, और साथ साथ फिर हम मेहंदी का भी स्टार्ट करते हैं। तो ईशा मुझे बताइए, एक्रेलिक नेल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, जिस तरह मैंने भी ये लगवाए हैं नेल्स, क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए मैंने पहले लगवा लिए। तो ये एक्रेलिक नेल्स है क्या, कौन कौन सी टाइप्स के चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चांद रात मुबारक आपको और ईद मुबारक हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी और आपको भी। बेसिकली एक्रेलिक्स जो हैं ये परमानेंट टिप्स होती हैं। ओके, सही।
ये एक्रेलिक जेल होती है, टिप्स होती हैं, टिप्स आपके नेल्स पे लगती हैं। हमारे पास 2-3 लाइक ऐसे होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ का, कि उनको लगता है कि अगर आप एक्रेलिक्स लगवाते हैं या अगर आप प्रॉपर मतलब वो आगे प्रॉपर हमसे फुल इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उन्हें हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि एक्रेलिक्स है, एक्रेलिक्स में आपको एक्रेलिक जेल यूज़ होती है, ठीक है, और आपकी टिप्स लगती हैं। आफ्टर दैट आप उस पर कोई भी नॉर्मल नेल कलर भी यूज़ कर सकते हो, जेल कलर एक वैरायटी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और सेकंड में ये कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि इसमें कोई लाइक फंगस तो नहीं लग जाता, कि आपके नेल डैमेज नहीं हो जाते। अगर आप प्रोफेशनल से करवाते हो, ठीक है, तो आपके नेल्स डैमेज नहीं होते हैं, आपके नेल्स अच्छे से रहते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं। तो मुझे रूबी आप बताइए कि जिस तरह आप बताइए कि स्किन केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए कि फेशियल्स तो चलो करवा लेंगे लेकिन उससे पहले हमारी एक रूटीन होनी चाहिए। वो देखिए कोई भी है काम या कोई भी आपकी स्किन से आप एक अपनी रूटीन में अगर उसको रखते हैं, ठीक है, पोर्स अब जैसे आजकल आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पोर्स का ये है कि स्पेशली आप उसको करने के लिए आपने अगर उसको मिनिमाइज करना है, कुछ भी आप रूटीन डेली, जैसे हमारे यहाँ किचन में ही तमाम चीजें मौजूद है, एग्जैक्टली, ठीक है। स्पेशली आजकल मैं अगर आपको बताऊं कि पोर्स के लिए या आपकी जैसे स्किन में डबल टोन हो जाती है, डबल टोन के लिए सन में आप जाते हो, धूप हीट में जाते हो, आपकी स्किन हम लोग कहते हैं जी टैन हो गई, डबल कॉम्बिनेशन स्किन हो गई, डबल कलर में हो गई, उसके लिए आप यकीन करेंगे जितना ये आलू को आप उसको क्रश करें तो मलमल के कपड़े में आप निचोड़ लें, उसका पानी एक वैसे ही आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। और ये कहते हैं ना कि 110% गारंटेड टिप्स, ये आप इसको आजमा के, और ऊपर से ऑर्गेनिक है, कोई बाहर की प्रोडक्ट कोई है ही नहीं नहीं हो रही है, कुछ ऐसा आपने यूज नहीं करना। आपके किचन में मुल्तानी मिट्टी, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत ये चीज आपकी स्किन के लिए गर्मियों के लिए, अच्छा, जैसे आपको पता है स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग पोर्स, एक्नी, ये उन सब के लिए बेस्ट है कि आप मुल्तानी मिट्टी अपने किचन घर में, तो हर एक की बड़ी एक इकोनॉमिकल भी है, अगर नहीं भी है तो मंगवा लें, कौन सी बड़ी इकोनॉमिकल चीज है। ये वो चीजें हैं कि जो आप अगर अपने घर में हैं आप इसको यूज कर सकते हैं। लेमन है, मुल्तानी मिट्टी है, आपका बेसन सबसे बेस्ट है आपकी ऑयल उसके सेक्शन के लिए, ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे आपने पोर्स की बात की है तो उसमें डिफरेंट है, जैसे हम लोग ये कोकम्बर का, टमाटोज का, इनके जूसेस निकाल के इनको आप जो आइस क्यूब्स की सूरत में रख लेते हैं, ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ योगर्ट, जिसमें आपका लैक्टिक एसिड भी मौजूद है, और हमारी स्किन के लिए वो बड़े अच्छे हैं, लिफ्ट अप करता है, आपको स्किन को ग्लो देता है। और बेस्ट टेस्ट कह लेंगे, अल्लाह ताला ने दही में जितने फवाइद रखे हैं आपकी स्किन के हवाले से वो बड़े अच्छे हैं। तो ईशा मुझे बताइए कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, मैंने देखे हैं कि एक्रेलिक्स लोग लगवाते हैं, फ्रेंच लगवाते हैं, कुछ ने ऊपर स्टोन्स लगवाए हुए होते हैं, डिफरेंट बीड्स भी लगाए होते हैं। ज़्यादातर आजकल ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, लोग क्या लगवा रहे हैं? वैसे तो नेल आर्ट बहुत वैरायटी है नेल आर्ट की, ठीक है, काफ़ी टाइप्स हैं। एक्रेलिक्स हैं, एक्रेलिक सिंपल होते हैं, फिर फ्रेंच होती है, ओम्ब्रे होता है, फिर एक सॉलिटेयर नेल होता है, वो प्रॉपर आपके पूरे नेल्स हम बनाते हैं जेल के साथ, ठीक है, जो एक्रेलिक जेल होती है। उसके अलावा नेल आर्ट में आपके पास प्रॉपर सारी वैरायटी है, आप मार्बल भी करवा सकते हो अपने नेल्स पे, मार्बल के डिजाइन्स भी होते हैं हमारे पास, क्रोम होता है वो, उसमें वो मिरर इफेक्ट देता है, फिर स्टोन्स हैं, स्टड्स हैं, डिफरेंट टाइप के। उसके अलावा 3D फ्लावर्स हैं आजकल, वो हम अपने हाथों से बनाते हैं 3D फ्लावर्स, तो काफ़ी वैरायटी है इसमें। आप अगर आप कोई भी नेल आर्ट उठा के देख लें तो उसमें आपको एक से एक बारीकी नज़र आएगी और काफ़ी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जेल कलर्स होते हैं, फिर इसके अलावा फ्रेंच में अभी काफ़ी वैरायटी आ चुकी है, ग्लिटर फ्रेंच आ चुकी है, ग्लिटर ओम्ब्रे आ चुका हुआ है, तो इट्स अ ह्यूज वैरायटी। तो मुझे बताइए कि जो फ्रेंच में है या उसमें है तो इसकी रेंज कहते हैं लोग कि कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम से मिनिमम कितनी है रेंज इसकी? रेंज लाइक 5 से स्टार्ट होती है, 4 से भी स्टार्ट होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नेल आर्ट करवाती हैं। अगर आप हैंडमेड नेल आर्ट करवाती हैं, हैंडमेड नेल आर्ट भी होते हैं तो उनके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, ठीक है। और अगर आप रेगुलर नेल आर्ट करवा रहे हो, जस्ट 2 फिंगर्स नेल आर्ट है या जस्ट 3D फ्लावर्स आप लगवा रही हो, स्टोन स्टड लगवा रहे हो, तो एक मिनिमम अमाउंट में हम एडेड कर, वो डिपेंड करता है कि आप क्या आर्ट करवा रहे हैं। 6 मंथ के लिए ही रखते हैं कोई एक मेथड है कि जी 6 मंथ से पहले अगर आपको ये रिमूव कराना है? नहीं, इसका बेसिकली ये नहीं है, ये 3 to 6 मंथ के लिए आपके नेल्स पे स्टे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे नेल की जो नेल बेड की जो हमारी वो होती है एक लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 6 मंथ होता है,
ठीक है। तो 3 to 6 मंथ के लिए आपके नेल पे स्टे करते हैं, आपको इसकी रेगुलर 2 से 3 वीक के बाद रिफिल करवानी पड़ती है। इसकी आफ्टर केयर भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आफ्टर केयर में क्या क्या? आफ्टर केयर लाइक ये है कि आपका नेल हिट नहीं होना चाहिए किसी जगह पे, ठीक है। फिर आपने अपने नेल को एक्रेलिक को खुद से काटना नहीं है, खुद से रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ। उसमें आपके नेल्स डैमेज होते हैं और आपको रिफिल टाइम से करवानी होती है। 2 से 3 वीक की आपकी नेल ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी रीफिल कब आती है, ठीक है। जिसकी नेल ग्रोथ ज़्यादा होगी उसकी विद इन अ वीक भी रीफिल आ जाती है। जिनकी थोड़ी सी मतलब ग्रोथ कम है तो वो 2-3 वीक उनके गुजर जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर रीफिल करवाते हो तो आपके नेल्स अच्छे रहते हैं। तो मतलब जिस तरह हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है उसी तरह बाकी चीजों का भी, नेल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपके बाद बाल मार्केट में आपके साथ एक्सटेंशन आ गई, आईलैश आ गए, नेल भी आज हर चीज तो अल्लाह ताला आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो आज जैसे स्पेशली चांद रात की अगर बात करें तो वो कहते हैं ना कि वजूदे जन से है कायनात में रंग, तो औरत में ये सारे रंग पाए जाते हैं और उसी से खूबसूरती ये लगती है। और मुझे बताइए कि जाते जाते क्या पैगाम क्या देंगे हमारे देखने वालों के, चांद रात पे खासतौर पे क्या करना चाहिए उन्हें, कोई अच्छी सी टिप्स दे के जाएं? स्पेशली यही कहूंगी, सबसे पहले नींद पूरी करें, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। रेस्ट करें, स्किन को फ्रेश करें और अपने आप को अच्छा पॉजिटिव सोचें। हम लोग कह देते हैं कि नहीं ये तो बस, लेकिन इट्स ट्रू, थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छा इफेक्ट है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव आप सोचेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली ऑरा जो है ना आपका वो वैसा होना शुरू हो जाता है। जनाब मेरी मेहंदी लग चुकी है, मेरी चांद रात अब पूरी हो गई है, क्योंकि चांद रात यही डिपेंड करती है कि आपने मेहंदी लगवाई है कि नहीं। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी लेकिन उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जनाब आपके लिए भी ये चीज लेकर आई जाए। ये देखिए जी, खूबसूरत सी मेहंदी लग चुकी है। और मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, रूबी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और ऋषा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज चांद रात आप दोनों ने हमारे साथ मनाई है। चांद लग रही है, थैंक यू सो मच और ईद मुबारक आप दोनों को इन एडवांस। और जनाब आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा और अपना ख्याल रखिएगा। चांद रात बड़े अच्छे तरीके से मनाइएगा, खूब हल्ला गुल्ला करिएगा लेकिन एहतियात करिएगा। कल ईद शोज के साथ हम आपके साथ आपके सामने मौजूद होंगे और ईद भी आप ही के साथ मनाएंगे। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं बकरा मंडी के हवाले से। और आज भी बहुत गहमा गहमी होगी, लास्ट मोमेंट तक वहां पर व्यापारी और खरीदारों में नोक झोंक का जो सिलसिला है ना वो जारी और सारी रहता है। तो इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, कितनी गहमा गहमी है, जो खरीदार हैं वो कितनी बड़ी तादाद में आज के दिन भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा हमें क्या क्या सूरत हाल है वहां पर और किस तरह मंजर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनीबा। जिस तरह से ईद कुर्बा की आमद है और यहाँ पर शहर लाहौर की जो मंडियाँ हैं वो फाल दिखाई देती हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ और बारिशों का जो सिलसिला जारी है उससे यहाँ पर जो मंडी की हालत है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। यहाँ पर जगह जगह जो है वो पानी के ढेर भी लगे हुए हैं। हमारी कुछ व्यापारियों से भी बात, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए कि यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो सही दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जिस तरह से ईद कुर्बान जैसे ही आती है तो लोगों की आमद जो है वो ज़्यादा हो जाती है मवेशी मंडियों में, क्योंकि लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी होती है। अगर मेरा कैमरामैन नुमान ये मेरे दिखा सके तो ये पीछे मेरे मंडी में खूबसूरत जानवर जो हैं वो यहाँ पर मवेशी लाए गए हैं और यहाँ पर जो रेट है वो तो आसमानों से बातें कर ही रहे हैं, लेकिन कई खूबसूरत जानवर भी यहाँ पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों से मंडियों में आते हैं, ये सगिया मवेशी मंडी है और यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ का रुख करती है। लेकिन जिस तरह से बारिशों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है तो उसकी वजह से जो लोगों का रश है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है और जो कीमतें आसमानों से बातें कर रही होती थी वो भी, उसमें भी कुछ कमी आई है। कुछ शहरियों से भी यहाँ पर बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ पर इंतजामात जो हैं वो सही नहीं किए गए। यहाँ पर जगह जगह जो है वो पानी के ढेर लगे हुए हैं, कीचड़ है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो अंदर पूरी मवेशी मंडी जो है वो नहीं फिर सकते। इसलिए वो आते हैं, जो आगाज़ में जो दुकानें होती हैं मंडी के वहीं से ही ख़रीद फरोख्त करते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जी ठीक है जी, और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने हमें पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या इकदाम वहाँ पर किए गए हैं और किस तरह की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। आज